हेलो मांगा मैनिक्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज एक नई मांगा शुरू करते हैं। इस मांगा में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा जो लिटरली एक स्लम से आया है और वो कैसे 10 कमांडर के बराबर ताकतवर हो जाता है, और उसके साथ साथ जब वो रिकारनेट होता है तो कैसे अपना बदला लेता है उन लोगों से जिन्होंने पिछले समय में उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था। तो बिना समय बर्बाद करे हुए चलो शुरू करते हैं मांगा। मांगा के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि आसपास सिर्फ खून ही खून है, और इधर उधर बहुत सारे लोग मरे पड़े हुए हैं। हर तरफ लाइफ फोर्स का एंड हुआ पड़ा है, माना इधर उधर बिखर रहा है, और हर जगह लाइटनिंग है। और हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा सा बैटल फील्ड जहाँ पे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें बिछी बिछी हुई हैं। तभी दिखाया जाता है हमें हमारा मेन कैरेक्टर जो कह रहा होता है कि इन सब मौत का जिम्मेदार सिर्फ एक एंटिटी है, सिर्फ एक आदमी। और वो बहुत गुस्से में कहता है डीमन कमांडर ग्लूटनी। और हमें दिखाया था ग्लूटनी का एक डरावना सा चेहरा। तो ग्लूटनी कहता है बहुत बढ़िया। तो टाइनी यही है ना तुम्हारा नाम? एक चीज तो मानूंगा मैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कितना भी हार्ड वर्क कर लो, तुम मेरे को नहीं हरा सकते, मेरी जान तुम नहीं ले सकते। तभी हमारे दिखाया था टाइनी बिल्कुल गुस्से में आता है और अपने हथौड़े पे अपने सारी माना कलेक्ट करते हुए कहता है अच्छा, और बहुत तेज से एक अटैक करता है। कहता है लाइटनिंग वेल ऑफ, और वो पूरी ताकत से ग्लूटनी के ऊपर अटैक कर देता है, और ग्लूटनी एक हाथ से उस अटैक को रोक लेता है। तभी ग्लूटनी कहता है हो टाइनी, अब तो हार मान लो, तुम्हारे जितने भी एफर्ट्स हैं किसी काम में नहीं आएंगे। और टाइनी कहता है चुप रहो तुम, और उसी अटैक के साथ एक और अटैक ऐड कर देता है, मीटियोर ऑब्जर्गेशन। और लिटरली वो ग्लूटनी को दो हिस्सों में काट देता है। और टाइनी कहता है तुम बास्टर्ड कहीं के। और हमें दिखाता है लाइटनिंग की तरह उसका अटैक जमीन पे गिरा होता है और उसने ग्लूटनी को दो हिस्सों में काट दिया होता है, और ग्लूटनी फट गया होता है वहीं पे। और हमारा टाइनी कहता है कि फाइनली कुछ तो आराम मिला मुझे, मगर ऐसा लग रहा है कि मैं भी बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। और वो अपने माना से अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कहता है डैम इट, मेरा माना ख़त्म हो गया। और वो सोचने लगता है कि कैसे सब कुछ स्टार्ट हुआ था। और कहता है जब मैं माना ट्रेनिंग करता था नोबेल्टीज़ के साथ में, नाइट्स के साथ में, क्या वो चीज़ें गलत थी? मैं कितनी बार सबसे पीछे रह गया, कितनी बार मैं हारा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी चढ़ता रहा, कोशिश करता रहा। और आज मैं अपने आप को टॉप 10 नाइट्स में देखता हूँ। लेकिन इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद क्या यही होना था? और उस इसके साथ साथ क्या मैं इन सबको बचा पाया? नहीं। और हमें दिखाया जाता है कि आसपास इस एरिया की आग लगी हुई होती है, और वो हमारा टाइनी सोच रहा होता है कि मैं किसी को भी नहीं बचा पाया, लो मेरा माना गया। और सोचता है कि अगर ये तो डीमन कमांडर ग्लूटनी, ये लिटरली बहुत ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन ये तो सिर्फ 7वें नंबर में था। सोचो और भी कमांडर्स हैं, और तो और डीमन किंग भी, वो कितने स्ट्रांग होंगे। तभी पीछे से आवाज़ आती है टाइनी तुम। हमारा टाइनी कहता है तो ओल्ड गीज़र तुम अभी भी जिंदा हो? तभी हमें दिखाया जाता है पीछे से आवाज़ मारने वाला कोई और नहीं होता, स्वॉर्ड एम्परर होता है। स्वॉर्ड एम्परर कहता है अनफॉर्चुनेटली मैं भी बहुत जल्दी मरने वाला हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ बोलो। तो स्वॉर्ड एम्परर बोलता है कि तुम भागे क्यों नहीं? तो हमारा टाइनी सोचते हुए कहता है कि तुम क्या कह रहे हो ये? तभी स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि तुम तो स्लम से आते हो ना, तुम्हारे पास कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए भी नहीं है, फिर भी तुमने इतना हार्ड ट्राई किया। तभी हमारा टाइनी कहता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तभी स्वॉर्ड एम्परर कहता है ये बहुत एम्बैरसिंग होगा ना। टाइनी कहता है मुझे खुद से नफरत हो रही है जब तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो। तो मैं हर एक चीज़ को कॉन्फिडेंस के साथ देखता हूँ,
हर तरफ कॉन्फिडेंस देखता हूँ, और चाहे खुद भगवान भी क्यों ना आ जाए, मैं कभी जंग से नहीं भागूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि स्वॉर्ड एम्परर हंस रहा होता है, बहुत ज़ोर से हंस रहा होता है। तो टाइनी उसको मॉक करते कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर अभी भी जान बाकी है हंसने की। स्वॉर्ड एम्परर, हाँ हाँ सही कह रहे हो। तभी टाइनी कहता है, तो तुम्हारे अंदर कुछ तो टैलेंट है, तभी तो तुम टॉप 10 नाइट्स तक पहुँचे हो। और अगर तुम वापस जाओ तो मुझे ढूंढना ज़रूर। तभी टाइनी कहता है, तुम क्या फालतू की बकवास कर रहे हो। तभी स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि तुम अगर पुराने समय में वापस जाओ तो मुझे ढूंढना ज़रूर, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताना चाहता हूँ। ये अंगूठी मेरी बेटी लीला के होने पे हमने ली थी, और लीला उसका नाम रखा गया था क्योंकि मेरी वाइफ को वो बहुत पसंद था, वो फूल। लेकिन सच कहूँ, मुझे वो फ्लावर बिल्कुल भी नहीं पसंद था। और हमें दिखाया जाता है हमारे टाइनी के आसपास बहुत ज़्यादा ऑरा रिलीज़ हो रहा होता है। तभी वो कहता है कि हमारा एम्परर कहता है, तो याद रखना, जितनी जल्दी जल्दी हो सके मुझे ढूंढना और मुझे कहानी बताना। तो टाइनी कहता है, क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो बुढ़े। तभी वो देखता है कि मैं कहाँ हूँ। ये ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर लग रही है। क्या ये मौत का सपना है? नहीं, ये मौत का सपना नहीं है। मैं सब कुछ फील कर सकता हूँ। क्या ये वो समय नहीं है जब मेरी बहन मारी गई थी? और हमें दिखाया था उसकी बहन को, जो काफ़ी ज़्यादा सैड मौत मरी होती है भाई, लिटरली। और हमारा एमसी सोच रहा होता है, क्या ये वही समय नहीं है जब मेरी बहन मारी गई थी और मैंने वो गोल्डन रिंग ली थी, लेकिन मेरी बहन सिर्फ उसको छुपा रही थी। उसके बावजूद उन दोनों वुल्फ के चमचों ने मेरी बहन को इतनी बुरी तरह से मारा। मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। और डेविल का नाम लिया और डेविल हाजिर। और हमें दिखाया जाता है वही दोनों गंजा और उसका साथी जो वुल्फ के साथ में काम करते हैं, वो अंदर आते हैं, कहते हैं कि तो तुम बिच कहीं की। और उसके पेट पे बहुत तेज से लात मारते हैं और वो दूर जाके गिरती है। तभी नीली शर्ट वाला कहता है, देखो मेरी हाइपोथेटिकल किक कैसी लगी। गंजा कहता है, नीली शर्ट वाला कहता है कि हाँ, वो एक लात में धूल चाट चुकी है। तभी ये दिखाया जाता है हमारा एमसी जो बहुत गुस्से में होता है, कहता है कि क्या मैं इन्हें रोक नहीं सकता? मेरा शरीर ये ये इतना कमज़ोर क्यों है? मुझे ऐसा लग रहा है मेरी एक हड्डी टूटी हुई है। और वो उसकी बॉडी को आगे की तरफ घसीट रहे होते हैं। तभी गंजा कहता है कि मैन, मुझे लगता है मर चुकी है। तभी नीले शर्ट वाला कहता है, अरे परेशान मत हो, यहाँ पे बहुत सारे पागल लोग हैं जो डेड बॉडी के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं, और इसके ऑर्गन्स वो तो पूरे पूरे फ्री है ना। तभी हमारा एमसी कहता है, तुम रुक जाओ, क्या मैं इसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? क्या मैं किसी को सपने में भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? मेरा हाथ एटलीस्ट ये थोड़ा सा तो हिल जाए। गॉड डैम इट। और हमें दिखाया था वो अपने हाथ में माना रिलीज कर पा रहा होता है, उसका हाथ हिलने लगता है। तभी वो कूदता कहता है कि रुक जाओ। और वो उस नीले शर्ट वाले को बहुत तेज से सर मारता है और दूर जाके गिरता है और अपनी बहन के ऊपर बैठ जा अब बहन को प्रोटेक्ट करने लगता है अपनी बहन के ऊपर होकर, और उन दोनों को घूरने लगता है। तभी वो दोनों कहते हैं, तुम छोटे बदजात कहीं के, लगता है तुम्हारी मौत ने तुम्हें बुलाया है। और वो उसे बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं और वो मार खा रहा होता है। तभी वो दोनों उसको छोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं कि रहो तुम अपनी मरी हुई बहन के साथ में। तभी वो कहता है कि क्या मेरे शरीर से माना रिलीज़ हो रहा है? मैंने इस एज में माना प्योरीफाई कर लिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो ये नाइटमेयर चेंज कैसे हो गया? मैं माना मैनिपुलेट करना सीख चुका, क्या सच में उसने मुझे पुराने समय में भेज दिया है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो ये सपना नहीं है, लेकिन उस बुड्ढे ने मुझे थोड़ी देर पहले क्यों नहीं भेजा, मेरी बहन के मरने से पहले? और तभी कहता है, मुझे अपना फ्यूचर बदलना ही होगा। और इतना कहते के साथ ही वो बहुत ज़्यादा उदास सा दिखाई देता है और कहता है, अगर ये ड्रीम नहीं है तो इतना वो बोल ही रहा होता, तभी उसके मुंह से खून निकलता है और वो चिल्लाता है,
मेरी ये टूटी फूटी बॉडी ये कितनी बेकार है। स्वॉर्ड एम्परर, एटलीस्ट तुम्हें अपनी पावर का थोड़ा और इस्तेमाल करना चाहिए था। और चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं अपनी बहन को एक अच्छी विदाई दूंगा। और हमें दिखाया था उसका बहुत मासूम सा चेहरा, या यूं कहूँ दुखी सा चेहरा। तभी वो कहता है कि पिछली ज़िंदगी में मैं तुम्हें अच्छे से विदा नहीं कर पाया था। और तभी वो याद करने लगता है कि स्वॉर्ड एम्परर ने उससे बोला था कि जल्दी जल्दी मुझे ढूंढने की कोशिश करना। तभी वो कहता है स्वॉर्ड एम्परर तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मुझे कुछ चीज़ें ख़त्म करनी है। सबसे पहले वो वुल्फ जिसको मुझे मारना है, उसके सारे के सारे लोग। पिछली बार तो मैंने सिर्फ उसकी कमर की हड्डी तोड़ी थी, अब की बार मैं उसे जान से मार दूंगा। अब की बार मैं उससे प्रॉपर रिवेंज लूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चीज़ें करनी होंगी और मुझे अपनी बहन को विदा करना होगा। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है फ्यूनरल, जहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं और उसकी बहन का नाम होता है एरिना। और वो क्या रहता है एरिना, तो हम बेसिक ब्लड से कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन हमारे पास एक खूबी थी, या यूँ कहूँ एक कनेक्शन। मेरी काली आंखें और काले बाल ये इस कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा रेयर हैं। लोग मुझे इसी वजह से एक घुसपैठिए की तरह देखते थे, लेकिन तुमने मुझे अपने छोटे भाई की तरह पाला। तुम कहती थी मुझे जैसे कि मैं तुम्हें अपने खोए भाई की तरह लगता हूँ। मैं कैसे भूल रहा हूँ तुम्हारा वो प्यार, तुम्हारी वो फ़िक्र करना। इसलिए तुमने मुझे मैं नाम दिया टाइनी। लेकिन पिछली बार मैं तुम्हें बहुत अच्छे से अलविदा भी नहीं कर पाया था, लेकिन अब की बार मैं तुम्हें बहुत अच्छे से अलविदा कहूँगा। और तुम जहाँ पर भी रहना, प्लीज़ मुझे हमेशा ऊपर से देखती रहना। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एमा जो कि एरिना की फ्रेंड है। वो सोच रही होती है कि यहाँ पे हुआ क्या है, कहीं इस एरिना की मौत से ये पागल तो नहीं हो गया है। तभी वो सोच रही थी कैसे मैं उसके घर पे गई थी, और घर पे जाने के बाद वो अपनी बहन के लाश के पास बैठ के खाना खा रहा था। और खाना खाते हुए वो एक बार भी नहीं सोच रहा था, और उसके कट्स कितनी जल्दी हील हो गए। और वो कहती है कि मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन वो रुका नहीं। उसने सिर्फ यही बोला मैं ठीक हूँ। और मैं उस पर चिल्लाई भी थी कि तुम ठीक नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद उसने मेरे एक शब्द नहीं सुना। लेकिन उसको एटलीस्ट एरिना के शब्द तो सुनने चाहिए। कि इतना वो सोच ही रही थी, तभी कहती है कि लेकिन एंड में उसने जो मुझे कहा कि सूप के लिए धन्यवाद, ये अलग ही है, ये टाइनी नहीं है। उसने मुझे ये भी बोला कि मैं तुम्हें तुम्हारा फेवर रिटर्न करूँगा। मैं उस पर चिल्लाई भी थी टाइनी रुको, लेकिन वो रुका नहीं। यहाँ कुछ तो हुआ है इसके साथ साथ में। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमा का एक बहुत प्यारा सा पोर्टफोलियो, या जो भी आप कह लो गाइस। तो इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, और हमारा एमसी आसमान की तरफ देखते सोच रहा होता है कि अब की बार अपनी ज़िंदगी में कोई भी रिग्रेट नहीं छोड़ूंगा। और हमारा सीन शिफ्ट होता है 1 महीने के बाद, हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी अपने माना मैनिपुलेशन को पूरी तरह से मास्टर करने के बाद में कहता है तो अब चलो कुछ मज़ा हो जाए। और वो वुल्फ के अड्डे की तरफ बढ़ रहा होता है। जो उस अड्डे को गार्ड कर रहे होते हैं उनमें से 2 लोग कहते हैं ये वो स्लम का बच्चा नहीं है क्या, ये अपने पैसे वापस लेने आया है। तभी वो कहता है वुल्फ कहाँ है। तो वो दोनों गुस्से हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटे बच्चे की, तुमने वुल्फ का नाम लिया। और उस पर थप्पड़ मारने वाला होता है। तभी उसका हाथ पकड़ लेता है और वहीं उसका हाथ तोड़ देता है। और कहता है कि क्या गलत है कि अगर मैंने उसका नाम लिया तो। और वो आप जो गार्ड होता है बहुत तेज से चिल्लाता है, कहता है मेरा हाथ मेरा हाथ। तभी वो आगे की तरफ बढ़ते कहता है तो तुम हो ना अगले। तभी दूसरा वाला कहता है कि इस बच्चे के साथ कोई तो दिक्कत है, इसने किसी तरह का पोषण लिया है क्या। तभी वो कहता है जो भी हो, लेकिन है तो ये बच्चा ही। तभी उसकी कॉलर पकड़ कर उठाने की कोशिश करता, सोचता उठा के पटक दूंगा।
और बहुत पूरी जान लगा देता है, कहता है आ कि ये बच्चा इतना भारी क्यों है। और तभी हमारा एमसी कहता है कि तो तुम्हें क्या लगा, मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा भारी हूँ ना। और वो जैसे कॉमिक्स में बच्चे नहीं होते वो शैतान से, उनके जैसा मुंह बनाते हुए कहता है कि डूड अब हार मान लो। और वो उसको बहुत तेज से पेट पे लात मारता है और वो गार्ड बहुत दूर जाके गिरता है। और कहता है कि तो फाइनली मेरी माना बॉडी और मेरी फिजिकल बॉडी साथ में आ चुकी है। ये वो ट्रिक थी जो मैंने खुद से बनाई थी, लेकिन अब इस लाइफ में मैं इसका पूरी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाऊंगा, इसको पूरी तरह से मास्टर कर पाऊंगा। और हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसने अपनी पूरी शरीर को हील करा और रिकवर करा। वो एमा के पास जाता है, उसके 10 दिन का खाना खा चुका था और एमा कह रही होती है इसने इसने मेरा 10 दिन का खाना खा लिया। और तभी हमारा सीन मेन स्टोरी पे आता है जहाँ पे वो गार्ड पीछे जाके गिरता है और हमारा टाइनी कहता है क्या तुम्हें रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरी बॉडी माना की बनी हुई है। तभी वो कहता है कि वो गार्ड कहता है माना बॉडी ये क्या होती है। वो कहता है कि अरे कुछ नहीं, मैंने अपना माना अवेकन कर लिया। अब मेरे शरीर पे इतने आसानी से डैमेज करना आसान नहीं है। और उसकी टांग पकड़ता है और उसे पूरी तरह से घुमा के धोबी पछाड़ की तरह और दूर फेंक के मारता है। और कहता है तुम लोगों का शुक्रिया कि तुमने मेरे बॉडी के साथ में मेरे बॉडी का सत्यानाश कर दिया था, इसी वजह से मैं इतना स्ट्रांग हो पाया हूँ। और उसे फेंक के मारता है, वो लोहे का गेट और लकड़ का गेट तोड़ते हुए सीधा हॉल में जाके गिरता है। और हॉल में जाने के बाद देखता है कि सब लोगों के बीच में सब लोग शॉक हो जाते हैं, कहते हैं घुसपैठिया कौन है ये। और हमारा एनसी अंदर आते हुए कहता है कि मैं हूँ। सब सब चिल्लाते हैं ये भिखारी बच्चा। और उसके आसपास और रिलीज़ हो रहा होता है और हमें दिखाया जाता है दो लोग ऊपर से देख रहे होते हैं। तभी ये कहता है कि ये बच्चा अकेला आया है, इसके पास तो कोई हथियार भी नहीं है। तभी हमारा एमसी कहता है तुम्हारा क्या मतलब था मैं बिना हथियार के आया हूँ। और वो एक विलन की टांग पकड़ लेता है, कहता है तुम हो ना मेरा हथियार। और उसको घुमा घुमा के दूसरों को मारने लगता है, किसी के पेट पे मारता है, किसी के सर पे मारता है, किसी के मुंह पे मारता है उसका मुंह, और सब इधर उधर पड़े होते हैं। हमारा टाइनी कहता है कि तो ये छोटी मोटी मक्खियाँ ख़त्म हुई, अब चलो कुछ बड़े शिकार करे जाए। तो रेंडर ब्रदर्स तुम लोग नीचे आओगे या नहीं, उनको सारे करते हुए बुला रहा होता है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारा हमसे रेंडर ब्रदर से और कह रहा होता है कि क्यों ना ऐसा करो कि तुम दोनों एक साथ ही नीचे आ जाओ। तभी रेंडर ब्रदर में से एक ब्रदर कहता है कि तुम बहुत बोलते हो बच्चे, मैं तुम्हें 2 टुकड़ों में काट दूंगा। और हमारा एमसी अपने आसपास मान रिलीज करते हुए कहता है कि अच्छा तो नीचे आ जाओ। तभी दूसरा वाला कहता है कि ये बच्चा माना यूज़र है, तो इसका मतलब है कि हमें बहुत जल्द माना यूज़र की लाश मिलने वाली है, उसको हम बेच के बहुत अच्छे दाम पे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तभी वो अपने हाथ में जिस बंदे को पकड़ा होता टाइनी ने, उसके देखते हुए कहता है ओहो इसकी हर एक हड्डी टूट चुकी है। हाँ तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जब वो एक आदमी को हथियार की तरह यूज़ कर रहा होता है तो उसके कमांडर कैसे सोच रहे होते हैं कि तो तुम हथियार की तरह एक इंसान को यूज़ कर रहे हो, तुम बहुत पागल हो। तो हमारा एमसी मूवी बनाते कहता है कि क्या मतलब मैं पागल हूँ। तभी उसके जो कमांडर होते हैं कहते हैं कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी क्लास नहीं है। तो वो कहता है कि तो मैं क्लास कैसे लेके आऊँ। तभी वो कहते हैं कि अच्छा चलो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें सिखाता हूँ, कैसा रहेगा हैंड टू हैंड कॉम्बैट। तभी हमारा एमसी उन्हीं के पोज में आ जाता है, कहता है कि तो चलो मैं थोड़ी डिग्निटी मेंटेन करता हूँ और इन लोगों को बताता हूँ कि एक हाथ की लड़ाई कैसे होती है। और वो दोनों जैसे उसके ऊपर तलवार चलाते हैं, वो उन दोनों तलवार को डॉच कर लेता है। तभी वो दोनों शॉक होते कहते हैं क्या इसने हमारे मूवमेंट से थ्रू देख लिया। और वो एक के बहुत तेज मुंह पे मारता है, उसका लिटरली ऐसा लग रहा है कि मुंह उसका पलट चुका है। दूसरा वाला शॉक हो जाता है, कहता है कि क्या। दूसरा वाला शॉक हो ही रहा होता तभी वो जो शॉक हो रहा था उसके मुंह पे बहुत तेज से घुटना मारता है और वो लिटरली हवा में उड़ने लगता है। और वो हवा में उड़ ही रहा था तभी हमारा एमसी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके पास में आता है, उसकी कॉलर पकड़ के हवा में ही उसको तेज से नीचे की तरफ पटक देता है और नीचे गिर ही रहा होता है। तभी हमारा एमसी फिर से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए आता है उसके नीचे और उसे जोर से लात मारता है। और इतनी तेज आवाज़ आई होती है कि आसपास
पूरी आवाज़ गूंज गई होती है और वो फ्लोर तोड़ के नीचे आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक अजीब सा कैरेक्टर जिसका नाम होता है वुल्फ, जो रूलर होता है इन्वेडर्स का, वो कहता है तो तुम हो कौन। तभी हमारा एमसी अपेयर होते कहता है कि ये थोड़ा सा सरप्राइज है। मैंने पिछली लाइफ में अपने देखा था कि जब मैं एक रिमोट एरिया को खाली करवाने गया था, तब मैंने देखा था डेमी ह्यूमन रेस को, और वो लोग कितने ज़्यादा ताकतवर थे। उनका प्योर सिल्वर फर कितना ज़्यादा ताकतवर था, कितना मजबूत था, और वो वेयरवुल्व्स कितना ज़्यादा स्पेशल थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और वो लोग रॉयल फैमिली की तरह अपने आप को मैनिफेस्ट करते थे। वो डायरेक्टर के थ्रू डायरेक्ट अपने लीडर के थ्रू काम करा करते थे। लेकिन मेरे पिछली लाइफ में उनको मारने में कितनी दिक्कत हुई थी, लेकिन यहाँ पे ये सिल्वर वुल्फ क्या कर रहा है। तभी वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो इसके बारे में ढूंढ ही लूँगा। तभी हमारा वो वुल्फ कहता है बच्चे तुम हो जिसने ये सब कुछ करा हुआ है। तो हमारा टाइनी कहता है तुम अंधे हो क्या, तुम्हें देख के दिखाई नहीं दे रहा, मैंने ही करा है, चलो जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं। तभी हमारा वुल्फ कहता है तुम बड़बोले बज़ात कहीं के, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। और वो अपनी आपको ट्रांसफॉर्म करने लगता है। तभी हमारा एमसी कहता है गुड गुड, बहुत अच्छा कि तुम स्टार्ट से अपनी फॉर्म चेंज कर लो, चलो बहुत अच्छा हुआ तुमने फॉर्म चेंज कर लिया। हमें दिखाया था वो फॉर्म चेंज कर ही रहा होता है और एक बहुत बड़े से वेयरवुल्फ में ट्रांसफ़र हो जाता है। हमारा एमसी भी अपना पैर ज़मीन पे मारते हुए कहता है चलो शुरू कर दें। तभी वो देखता है कि क्या, और शॉक हो जाता है, कहता है ये क्या है। और हमें दिखाया जाता है एक अजीब सा वेयरवुल्फ। तभी वो कहता है तुम्हारा तो सिल्वर फर नहीं है, तुम तो एक पपी की तरह लग रहे हो। तभी वो वुल्फ कहता है क्या बोला, पपी की तरह, और घुर्राते हुए हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हमारा एमसी कहता है यहाँ हो क्या रहा है, और उसके अटैक को बहुत आराम से डिफेंड डॉच करते हुए कहता है कि तो तुम रेंडर ब्रदर से स्ट्रांग और तेज हो। और वो वुल्फ उसके हमारे टाइनी के ऊपर अटैक कर ही रहा होता है और हमारा टाइनी सारे अटैक्स को डॉच कर रहा होता है। तभी हमारा टाइनी कहता है लेकिन अगर मैं अपनी पिछली लाइफ से कंपेयर करूं रियल सिल्वर वुल्फ्स को, तो उनके मुकाबले तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। और उसका मुंह पकड़ लेता, कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मेरे पास कुछ कोई आइडिया नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे बचता रहूँगा। तभी उसकी नाक पकड़ता है और पूरी पूरी नाक उखाड़ लेता है। और हमें दिखाया जाता है वुल्फ के आसपास से पूरे में खून निकल रहा होता है और हमारा वुल्फ चिल्ला रहा होता है। तभी कहता है हमारा एमसी बताने लगता है कि मेरी पिछली लाइफ में जो बीस्ट मैन था उसने मुझे बताया था कि एक ब्रजर स्टेट में, एक पागल हुए स्टेट में एक वेयरवुल्फ से कैसे निपटें। उसे जब तक मारो जब तक वो अपने नॉर्मल स्टेज में ना आ जाए। तभी हमारा हमसे कहता है अरे टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक पागल कुत्ते की तरह ट्रीट करूँगा। भाई वो लिटरली इसको पूरी तरह से ह्यूमिलेट कर रहा है और वेयरवुल्फ चिल्ला रहा होता है, कहता है अरे इतनी जल्दी मरना मत, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह मारना चाहता हूँ जब तक तुम मर नहीं जाते। और मैं दिखाता हमारा वुल्फ बस चिल्ला रहा होता है और इसी के साथ वो वुल्फ पे बहुत तेज़ से एक फुटबॉल उतर किक मारता है और वो हमारा वुल्फ जाके दीवार में घुस जाता है और हमारा वुल्फ अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है और कहता है कि शौक होते कहता है कि ये क्या हुआ। तभी हमारा एमसी कहता है कि तो तुम अपने सेंसेस में वापस आ चुके हो। तभी हमारा वुल्फ डरते डरते कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम चाहते क्या हो। तभी हमारा एमसी गुस्से में आता कहता है कि तुम चुप रहो बस, मैं तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ। लास्ट टाइम मैंने सिर्फ तुम्हारी कमर की हड्डी तोड़ी थी, अब की बार मैं तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ। तभी हमारा जो वुल्फ होता कहता है कि क्या क्या मतलब, तुम मेरी कमर की हड्डी फिर से तोड़ोगे या मुझे जान से मारोगे। तभी हमारा एमसी चिल्लाते कहता है कि मेरी बहन से माफ़ी मांगो अभी के अभी। तभी वो हम वुल्फ कहता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और माफ़ी मांगी रहा। तभी हमारा एमसी उसे बहुत ज़ोर से मुक्का मारता है और प्रे करने लगता है मेरे पे, बहन शायद तुम इसे थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस कर रही होगी अब, लेकिन और कहता है ये सब तो तुम्हारे ऊपर है कि मैं तुम्हारा सर छोड़ता हूँ या लेता हूँ।
लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। तभी वो फिर से उठता है और माफ़ी मांगने लग जाता है, कहता है मैं गलत था, लेडी एरिना मुझे माफ़ कर दो, लेडी एरिना मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो लेडी एरिना। तभी वो कहता है कि हमारा एमसी कहता है ये सब छोड़ो और मेरी बहन की ग्रेव पे जाके उससे प्रॉपर माफ़ी मांगो। वो वहाँ पे लगातार वुल्फ वहाँ पे लगातार शुरू होता है, लेडी एरिना मुझे माफ़ कर दो, लेडी एरिना मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती थी। तभी हमारा एमसी कहता है कि उसकी कबर पे जाके माफ़ी मांगो, शायद वो तुम्हें माफ़ कर दे। लेकिन नहीं, वो तो तुम्हें या तुम्हारा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेगी अपनी कबर पे। तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि तुम जैसा बीस्टमैन इस जगह पे क्या कर रहा है और ये क्या चीज़ है। और वो जैसे ही उस पत्थर को उठाता है, कहता है ये पत्थर मैंने अपनी पिछली लाइफ में भी देखा था। तो जैसे वो पत्थर उठाता, कहता है ये तो डिमोनिक क्यूआई है। तो इसके अंदर एक बीस्टमैन, एक स्पिरिट बंद है। और हमें दिखाया था उस स्पिरिट को जो लिटरली पूरी तरह से बाहर आते हुए चिल्ला रही होती है। तभी दिखाया जाता है कि हमारा एमसी अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचने लगता है कि कैसे वो अपनी एल्फ फ्रेंड के साथ में था और उसकी एल्फ फ्रेंड कह रही होती है कि तो स्पिरिचुअल क्रिएचर यहीं पे रहते हैं। और हमें बताया जाता है कि स्पिरिचुअल क्रिएचर जो एक्चुअली बहुत लंबे सालों से ज़िंदा होते हैं, एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ सालों से ज़िंदा होते हैं। और वो बहुत गजब का माना जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं। और हमारा एमसी कह रहा होता है कि तो स्पिरिचुअल क्रीचर, ये एनिमल स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा रेयर नहीं है। तो हमारी जो एल्फ होती है कहती है कि नहीं, ये रेयर नहीं है, लेकिन हाँ तुम जैसों के लिए तो रेयर है ही है। और वो वही पत्थर दिखा रही होती है, स्पिरिट स्टोन, जिसके अंदर वो स्पिरिट्स को सम्मन कर सकते हैं, उस स्पिरिट को अपने लिए पालतू बना सकते हैं, टेम्प्ट कर सकते हैं। तो वापस हम अपनी स्टोरी पे आते हैं जिसमें हमारा एमसी कह रहा होता है स्पिरिट स्टोन, लेकिन ये इस वेयरवुल्फ के साथ में क्या कर रहा है। और ये थोड़ा सा वियर्ड नहीं है कि ऐसे छोटे से स्टेट में एक डिमोनिक क्यूआई का स्पिरिट स्टोन, वो भी डीमन के साथ में। वेल एनीवे, सबसे पहले मुझे इसको इस चेन से आज़ाद करवाना होगा। और उस चेन पे बहुत तेज से मुक्का मारता है अपने माना का, और हमारा स्पिरिट आज़ाद हो जाता है। और हमारा एमसी दिखाया जाता है बहुत शौक सा, कहता है ये क्या है, मैं इसकी पूरी की पूरी मेमोरीज देख सकता हूँ। ये काफ़ी सारे लोगों से घिरा हुआ था और सारे के सारे डेमोनिक क्यूआई इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पे हो क्या रहा है। और हमें दिखाया था सब लोगों ने मिलकर स्पिरिट स्टोन को जख्मी किया होता है। और उस स्पिरिट स्टोन को मारने के बाद में उसकी स्पिरिट को उन्होंने एक स्टोन के अंदर बंद कर दिया होता है। और वो इसी को, वुल्फ को, वो स्टोन दे देते हैं और उसको ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। और हमें दिखाया जाता है, हमारा एमसी कहता है कि तो तुम लोगों ने इसको क्रिएट करा है, मैं यहाँ पे बहुत जल्दी आया, इसी वजह से तुम इसे ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। तभी हमारा जो स्पीड होती है बहुत तेज़ से चिल्लाती है, उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रही होती है। तभी हमारा एमसी उसके बीच में आता कहता है कि ये आदमी एक आसान मौत से भी ज़्यादा एक दर्दनाक मौत डिज़र्व करता है, मुझे लगता है तुम मुझे समझ सकते हो। तभी हमारा एमसी कहता है कि ये तो अमेजिंग है, मेरे को लगा कि मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है स्पिरिट टेमिंग का, लेकिन मेरे अंदर टैलेंट है। तभी वो अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचने लगता है, कैसे एक वाइल्फ कह रही होती है कि एक इंसान जो स्पिरिट को टेम कर सके उसके लिए उसे प्योर माना चाहिए होगा और उसकी सोल पवित्र होनी चाहिए। तभी वो कहता है कि बट आई गेस कि हमारे में सिर्फ जो बच्चे होते हैं उन्हीं की सोल इतनी प्योर होती है, लेकिन वो माना कहाँ से लेके आएंगे। वो ये सब चीज़ें सोच रहा था। तभी कहता है कि वेल, एस्टीना ने बिल्कुल सही बोला था, अब मैं यंग हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं प्योर हूँ, बट एटलीस्ट मेरी सोल तो प्योर है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो स्पिरिट होता है वो दूसरी तरफ सर हिला लेता है और उसके हमारे एमसी के पास जाते हुए कहता है कि तो तुम्हारा मतलब है कि जब मैंने तुम्हारी चेन तोड़ी तो मेरा माना जो है तो तुम्हारे स्पिरिट स्टोन के साथ में चला गया और तुम्हारा स्पिरिट स्टोन थोड़ा सा टूट गया, इस वजह से हम अब कम्युनिकेट कर सकते हैं।
तभी हमारा स्पिरिट जो होता है वो हाँ में सर हिलाता है, और हमें दिखाया जाता है, हमारा एमसी कहता है कि तो इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट कर सकता हूँ। तभी हमारा स्पिरिट वापस से हाँ में सर हिलाता है। तभी हमारा एमसी अपने माना वाले हाथ को आगे करते हुए कहता है, स्माइल करते हुए, तो चलो करते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि पिछली लाइफ में जो एलिना होती है वो बता रही होती है कि जैसे मैजिक है उसी तरह तुम अगर फोकस करते हो स्पिरिट्स के ऊपर और इनको समय समय पर माना सप्लाई देते रहते हो, तो ये बहुत वैल्यूबल एलाइज हो सकते हैं, बहुत वैल्यूबल दोस्त हो सकते हैं। बहुत सारे स्पिरिट्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, उनके पास गजब लेवल की ताकत हो जाती है, और वो जो टेमर होता है उनकी ताकत के हिसाब से मैच करने लगते हैं। तभी हमारा हमारा जो स्पिरिट होता है वो बहुत तेज़ से चिल्लाता है और कहता है कि लेकिन तुम्हें मुझ पे एक फेवर करना होगा। तभी हमारा एमसी कहता है कि तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बदला लूँ? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वैसे भी मैं ये ड्यूमेनिक क्यूआई के लोगों को मारने ही वाला था, तो चलो मिलके करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि लास्ट स्टेप होता है जो स्पिरिट्स का, वो होता है स्पिरिट्स का नाम रखना। तो हमारा एमसी कहता है तो अब मुझे तुम्हारा नाम रखना है। कैसा रहेगा कि तुम्हारे पास सिल्वर फर है और तुम एक चांद की तरह दिखते हो, तो मैं तुम्हारा नाम रखूं लूनर वुल्फ। और हमें दिखाया था हमारा लूनर वुल्फ जो है वो जो दूसरा वाला वुल्फ होता है उसे घूर रहा होता है। तभी हमारा एमसी कहता है तो तुम थे इन सब के पीछे जिसकी वजह से बीस्ट मैन ऐसा हो चुका था, ऐसा। और कहता है कि तो ये डिमोनिक क्यूआई, और हमें डिमोनिक क्यूआई के बारे में बताया जाता है कि ये वो लोग यूज़ करते हैं जो भगवान की पूजा छोड़ के डीमन की पूजा करने लगते हैं। वो लोग डीमन क्यूआई को पोजेस करते हैं। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी सोच रहा होता है तो इस वर्ल्ड में चल क्या रहा है, डीमन किंग की एक आर्मी, वाओ। और लेबिरिथ की छोटी जैसी जगह में। और तभी हमें वो वुल्फ को फिर से खींच के लात मारता है और कहता है कि हमारा विल्फ लगा होता है कि लेडी एरिना आई एम सो सॉरी, लेडी एरिना आई एम सो सॉरी। तभी हमारा एमसी खींच के लात मारता है, कहता है कि चुप रहो और मुझे बताओ कि वो बच्चा कौन था जिसको डिमोनिक वर्शिप वालों ने वो स्पिरिट स्टोन दिया। तो हमारा जो वुल्फ होता है वो कहता है कि मैं नहीं बता सकता। तभी एमसी कहता है तो तुम नहीं बता सकते, लगता तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है लूनर वुल्फ। और लूनर वुल्फ उसके मुंह के पास आके बहुत तेज से दहाड़ मारता है। तभी हमारा जो रेड वाला वुल्फ होता है, जो वेयर वुल्फ होता है, कहता है वुल्फ। तभी हमारा एमसी कहता है कि तो कौन थे वो लोग जिन्होंने तुम्हें ये स्पिरिट स्टोन दिया। तभी हमारा रेड वाला वुल्फ होता है, कहता है कि वेयर वुल्फ जो होता है वो कहता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो डिमोनिक क्यूआई की पूजा करती थी और मैं उनके लिए सिर्फ एक टेस्ट सब्जेक्ट था। और वो उनका कहना ये था, और वो डरा हुआ चेहरा बनाते कहता है उनका कहना ये था कि जो ग्रेट पावर होती है वो आती है, इतना बोल ही रहा था तभी उसका मुंह के अंदर एक स्पेल होता है वो फट जाता है। और हमारा एमसी कहता है क्या इसका मुंह जो था वो इंचेंटेड था? समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे। तो ऐसा पहले भी हो चुका था जब मैं पिछली बार इसको मारने आया था। इसने पिछली बार भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बोल ही रहा था तभी इसका मुंह फट गया था। क्या यार, मुझे इनके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं मिली। और जब मैंने इसके सारे बीस्टमैन्स को बारे में पूछा और इसके सारे लोगों से पूछा, उनको भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं लगता कि ये लोग अपने दिमाग से काम लेते थे। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि और वो इतना बोल ही रहा था तभी वो उस मरे हुए बीस्टमैन की हाथ पकड़ता है, दीवार पे जोर से मारता है। और जैसे दीवार पे मारता है उसके सामने एक तिजोरी आती है। कहता है कि हमारे एमसी कहता है तो पहले स्वॉर्ड एम्परर के पास जाने से पहले मेरे को थोड़े से और भी काम निपटाने हैं। और मैं एक ऐसी स्टोरी बना दूंगा कि मैं यहाँ पे आया था और इनके ओल्ड अलाइन ने इन्हीं के ऊपर हमला कर दिया, ऐसी कोई सी स्टोरी। उससे पहले मुझे अपने फ्यूचर एलाइज के लिए उनका ट्रस्ट गेन करना होगा, एंड ऐसा करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। और हमें दिखाया था एक अंगूठी के बारे में, और हमारा एमसी कहता है ये अंगूठी थी वैलेंटाइन फैमिली की।
स्टार्ट में हमें दिखाया था एक लड़की जो हमारे एमसी से पूछ रही होती है, बच्चे आपका क्या नाम है? हमारा एमसी रिप्लाई देता है, टाइनी। क्या टाइनी? कितना प्यारा नाम है, तुम पर अच्छा लगता है, मेरी रिंग ले लो तुम, और जब मुझसे मिलने आना तुझे लेके आना, तब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वैसे क्या तुम मुझे जानते हो? जो भी इस एशलैंड एम्पायर में रहता है वो इस लड़की को जानता है, क्लोई वॉन वैलेंटाइन। वो स्वॉर्ड एम्पायर की सबसे छोटी बेटी है, एसगार्ड वॉन वैलेंटाइन की। वो अपने दयालु और अच्छे स्वभाव के लिए तब से जानी जाती है जब से वो छोटी सी थी। उस समय उसका नाम था वैलेंटाइन एंजल। जब वो अपनी लीगल एज 16 के आसपास हुई तो वैलेंटाइन फैमिली में एक परंपरा है कि जब भी कोई लीगल एज पार कर लेता है तो उसे मंदिर में फूल चढ़ाना पड़ता है ताकि सब उसको पहचाने। शायद यही कारण था कि हम इन्वेडर्स उससे मिल पाए। फिलिस शहर के रेड लाइट एरिया के ड्यूक टाउन के बाहर। मेरी पिछली ज़िंदगी में रिंग वापस मिलने में मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि मुझे बदला लेने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था और हेल्प मिलना बहुत मुश्किल था। इस बार ये रिंग मेरे लिए मददगार साबित होगी। वैसे अब ये रिंग मेरे पास है तो अब मुझे स्वॉर्ड एम्परर से मिलना आसान हो जाएगा। तभी हमें दिखाया था, पीछे से आवाज़ आती है कि तो कहाँ है वो बेवकूफ़। हमें दिखाया था हमारा एमसी जो काफ़ी ज़्यादा डेविल से स्माइल देते हुए कहता है कि मुझे पता है ये कौन सा समय है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे एक नाइट को जो हमारे एमसी के पास आ रहा होता है। के पीछे लोग कह रहे होते हैं कि सर आपको पता है कि जिसने ये सब कुछ करा है उसने एक आदमी को टांग से पकड़ के घुमा घुमा के सबको मारा है। हमारा जो नाइट होता है आसपास देख रहा होता, कहता है मुझे लगता है कि वो कोई माना यूज़र होगा। और तुम क्या कह रहे हो कि मतलब ये सब कुछ एक बच्चे ने किया है? वो तीनों पीछे से कहते हैं हाँ हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, और अब जब आप यहाँ पे आ चुके हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। हमारा जो नाइट होता है वो पीछे मुड़ के उनको गाली देते हुए कहता है कि तुम बास्टर्ड्स कहीं के, तुम्हें ये जो नशे करते हो ना तो छोड़ देना चाहिए। वो तीनों कहते हैं नहीं नहीं हमने कोई नशे नहीं कर रहे हुए हैं। तभी वो आगे जाता है हमारा लैम और एक वुल्फ के सबॉर्डिनेट को लात मारते हुए कहता है कि इन्होंने वुल्फ के सबॉर्डिनेट्स ये सब कैसे मैनेज कर पाए, वो एक बच्चे को नहीं मैनेज कर पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी हमें दिखाया जाता है उस नाइट के बारे में जिसका नाम होता है फिलिप्स, आउटर कास्ट का कमांडर ऑफ गार्ड लैम। और हमें दिखाया था लैम का एक पूरा का पूरा व्यू, और हमें दिखाया जाता है कि वो आसपास देख रहा होता है। तभी उसे दिखाई देता है टाइनी, जो टाइनी एकदम मुस्कुराते हुए बाहर आ चुका होता है। तो हमारा नाइट कहता है एक बच्चा, ये वही बच्चा है ना? तो हमारा जो लैम होता है वो टाइनी से पूछता है कि तो बच्चे क्या तुमने ये सब कुछ करा है? टाइनी मुस्कुराते हुए कहता है हाँ। तो हमारा लैम गुस्से में आते हुए कहता है तुम्हें आइडिया भी है तुम क्या कह रहे हो कि तुमने क्या कर दिया है? और टाइनी रिप्लाई देता है वेल मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने बस कुछ बास्टर्ड्स को उनका सबक सिखाया है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक नाइट वो यहाँ पे क्यों आ रखा है इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें काफ़ी अच्छी घूस मिलती है वुल्फ से। तभी हमें दिखाया था हमारे लैम का मत्था पिनक गया होता है और वो एकदम जैसे कहते हैं ना गुस्से में कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? यही कहते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और अपने हाथ में एक औरा सा बनाते हुए टाइनी की तरफ बढ़ रहा होता है। टाइनी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये एक सेकंड लेवल का माना यूज़र है। लेकिन तभी वो जैसे हम लोग मक्खी नहीं हटा देते वैसे ही उसका माना वाला हाथ ऐसे अपने हाथ से हटाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मैं अपनी करंट कंडीशन में इसका भूत बना सकता हूँ। और अपने पैर में माना इकट्ठे करते हुए कहता है कि तो ये लो संभालो, और हमारे लैम्प की तरफ एक बेहतरीन सा घुटना लेके जाता है माना वाला। और हमें दिखाया था जैसे ऐसा लगता है कि जैसे लैम्प को घुटना पड़ चुका होता, लेकिन नहीं, उसने वो घुटना पकड़ लिया होता और कहता है कि हमारा चाइनीज मन में आगे बोलता है कि वैसे तो मैं सिर्फ इसे अपनी पावर दिखाना चाहता हूँ। हाँ, हमारा लैम्प कहता है तुम एक बच्चे के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, और वो अपना मुक्का चलाता है, लेकिन हमारा टाइनी भी उछल के उसे बचा लेता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मुझे स्टेट लॉर्ड को अभी अपना दुश्मन बनाना चाहिए? नहीं, इसके अंदर काफ़ी सारे कमांडर्स और काफ़ी सारे सैनिक होंगे, मुझे अभी थोड़ा सा सोच समझ के काम करना चाहिए। अभी मुझे ऐसा करना चाहिए कि ये यहाँ से चला जाए। तभी वो कुछ दूर जाके कहता है, कुछ दूर चला था उसके अटैक से बच के, और हमें दिखाया जाता है हमारा जो लैम होता कहता है तुम
भगौड़े कहीं के, चूहे कहीं के। तभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, अपनी तलवार निकाल रहा होता, कहता है कि मैं तुम्हें 2 टुकड़ों में काट दूंगा। इतना बोलता ही तभी हमारा टाइनी अपनी स्पिरिट रिलीज करते हुए कहता है कि तो आ जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है लैम, जो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि स्पिरिट को देख के। और हमें दिखाया जाता है हमारे टाइनी की स्पिरिट का काफ़ी अच्छा सा एक लुक। और हमारा जो लैम होता है काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है, देखो डर गया ये, क्योंकि इसने कभी भी इतने छोटे से स्टेट में स्पिरिट का कभी सोचा भी नहीं होगा। तभी हमारा टाइनी आगे बोलता है कि तो मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा शांत हो चुके हो, तो चलो थोड़ी सी बात करते हैं। मैं तुम्हारे से सच बोलूं तो मुझे लगता है कि तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हें पैसे मिलते रहे। तो हमारा जो लैम होता है कहता है तुम्हारा मतलब क्या है बच्चे। तभी टाइनी आगे बोलता है कि कैसा रहेगा कि वुल्फ की जगह पे मैं तुम्हें पैसा दिया करूं। वो सारे के सारे शॉक हो जाते हैं, कहते हैं क्या। तभी जो लैम होता है हंसते हुए कहता है कि एक बच्चे के दिमाग से ये सारी बातें, कितने बड़े हो तुम, क्या किसी मैजिक से तुमने अपने आप को छोटा कर रखा है। तो हमारा टाइनी कहता है कि क्या मैजिक, तुम मुझे जानते नहीं हो क्या, मैं यहाँ काफ़ी फेमस हूँ अपने काले बालों की वजह से, हम इन्वेडर्स हैं। तभी जो लैम होता है कहता है हाँ ओके ठीक है, लेकिन ठीक है तो एक काम करो, तुम्हें हर महीने मुझे 5 वाइट गोल्ड कॉइन्स देने होंगे जो मुझे वुल्फ दिया करता था। तभी वो कहता है कि हमारा टाइनी कहता है कि क्यों मजाक कर रहे हो, कितनी दूर की प्लानिंग करने की सोच रखी है तुमने। लैम थोड़ा शॉक में आ जाता है। तो हमारा टाइनी कहता है कि वुल्फ हर एक महीने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 1 गोल्ड कॉइन दिया करता था, और मैं तुम्हें दूंगा 1.5 गोल्ड कॉइन, 1.5 गोल्ड कॉइन। तभी जो लैम होता है गुस्से में आ जाता है, कहता है तुम बास्टर्ड कहीं के। तभी हमारा जो टाइनी होता है वो लिटरली अपनी स्पिरिट को कहता है कि अगर तुम्हारा यहाँ मन नहीं है तो एक काम करते हैं, चलो अभी के अभी यही बिजनेस खत्म कर देते हैं। हमारा जो लैम होता है थोड़ा डर जाता है, कहता है डैमिड, और अपने सबऑर्डिनेट से बोलता जा रहा होता है ये दुनिया खत्म होने वाली है, क्योंकि एक बच्चे के दिमाग से ये सब चीज़ें सुनना बड़ा अजीब सा है। तभी टाइनी पीछे से आवाज़ मारते हुए कहता है कि एटलीस्ट अपना आंसर तो बता के जाओ। तभी लैम कहता है कि इस मंथ के आखिरी डेट को तुम अपना प्रॉमिस निभा लेना। तभी वो सारे सर कहते हैं सर लैम, लॉर्ड राइट, क्या मतलब आप ऐसे ही चले जाएंगे। तभी हमारा लैम पीछे मुड़ता है और एक खींच के थप्पड़ मारता है, कहता है तुम चुप रहो हरामजादे हो। तभी हमें दिखाया जाता है टाइनी पीछे से आवाज़ मारता है लैम सुनो जरा, और एक गोल्ड कॉइन उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है कि ये रहा, जैसा इस जगह के नए ओनर ने कहा था, तो ये रहा मेरी ग्रीटिंग्स स्टेट लॉर्ड को, उनको जाके दे देना। और हमें दिखाया था टाइनी का हाथ एकदम खून से भरा हुआ होता है। और क्या टाइनी आगे कहता है कि तुम्हें अगली पेमेंट शेड्यूल के हिसाब से मिल जाएगी। तभी लैम कहता है कि मैं इस चीज़ को रिपोर्ट कर दूंगा, और तुम भी अपने दिमाग में ये चीज़ डाल लो कि इस स्टेट पे अगर तुम्हें अपने काम कर रहे हैं तो समय समय पे लॉर्ड को पेमेंट देनी होगी। तभी टाइनी कहता है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और टाइनी का मुंह देखो गाइस, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे मतलब एक शरारत इसके अंदर से निकल के आ रही है पूरी तरह से, और अपने मन में सोच रहा होता है जैसे अगला समय आएगा तब ना, अगली ड्यू डेट आएगी तब ना। तभी हमें दिखाया जाता है वो तीनों लोग वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी टाइनी कहता है कि सुनो तुम तीनों कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो। और टाइनी एक सीरियस सी टोन में बोलता है मैं तुम्हें 1 घंटे देता हूँ, अब तुम्हारी गैंग में जितने भी औरतें बच्चे जो भी काम करते हैं सबको यहाँ लेके आओ, और अगर तुम 1 मिनट भी लेट हुए तो मैं हर मिनट तुम्हारे एक आदमी को जान से मारना शुरू कर दूंगा, और अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो मेरा स्पिरिट तुम्हें ढूंढेगा और तुम्हारे चीथड़े उड़ा देगा। और हमें दिखाया टाइनी लिटरली काफ़ी ज़्यादा डेडली लुक दे रहा होता है। तभी कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे हैं, जाओ। और हमें दिखाया तो तीनों की तीनों कुत्ते की तरह भागना शुरू कर देते हैं। तभी हमारा टाइनी कह रहा होता है अगर सब कुछ मेरे हिसाब से गया तो 1 हफ्ते में मैं इस जगह को जैसा मैं चाहता हूँ उस तरह से मैनिपुलेट कर लूँगा, और ड्यूक वैलेंटाइन मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे मिलने आ ही रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो तीनों के तीनों वापस आ चुके होते हैं और कहते हैं कि हम सब लोगों को ले आए। तभी उन भीड़ के बीच से एमा भागते हुए आती कहती है टाइनी क्या हुआ तुम्हारे हाथ को, और क्या तुम्हें इन लोगों ने फिर से मारा है। तभी टाइनी कहता है ये मेरा खून नहीं है, ये वुल्फ का खून है और वो ऑलरेडी मर चुका है।
और हमें दिखाया, सब लोग शॉक हो जाते हैं, कहते वुल्फ, क्या मतलब वुल्फ सच में मर गया है। और सब लोग बात करने लगते हैं कि अब क्या होगा, स्टेट लॉर्ड हमें सजा देंगे। सब लोग, टाइनी मन में सोच रहा होता है कि सब लोग डरे हुए हैं, क्योंकि अब इन्वेडर्स को स्टेट लॉर्ड का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों को क्या पता कि इसके पीछे स्टेट लॉर्ड ही है, वुल्फ नहीं। अब स्टेट लॉर्ड हमें पनिश करेंगे, हमें कहेंगे कि हमने उनकी नॉबेल्टी चेक करी है, चैलेंज करी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। तभी टाइनी कहता है, तुम लोग सही कह रहे हो, नोवेल्टी को चैलेंज करना अगर ये गुनाह है, तो अगर कैसा हो अगर स्टेट लॉर्ड के ऊपर ही कुछ कार्रवाई हो जाए, क्योंकि स्टेट लॉर्ड भी तो बेवकूफ़ बना रहे हैं ड्यूक वैलेंटाइन का। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दो गार्ड आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बोलता है कि आजकल मुझे सर लैम नहीं दिख रहे हैं, तो दूसरा वाला कहता है कि वो वेकेशन पे गए हैं। तभी पहला हंसने लगता है, वेकेशन, मुझे पता है कि वहाँ कौन से वेकेशन पे गए हैं, तुम्हें लगता है नहीं पता कि अभी कौन सा इंसिडेंट हुआ था इन्वेटर्स के साथ में। दूसरा वाला कहता है कि क्या हुआ था, क्या मुझे बताओगे। तभी वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि कैसे हमने एक इन्वेटर्स को पकड़ा था, उन गैंग वालों को पकड़ा था, और वो सब लोग सिर्फ एक ही चीज़ चिल्ला रहे थे कि एक जायंट वुल्फ उनका पीछा कर रहा है, एक जायंट वुल्फ उनका पीछा कर रहा है। और जो हमारा वुल्फ था उसकी बॉडी एक हमें आगे मिली, जो बिल्कुल पहचान के लायक भी नहीं थी, और जो भी उनका पैसा था वो सारा का सारा गायब हो चुका था। तो और सर लैम के ऊपर इन सब का ब्लेम लगाया जा रहा था, और जो नया बॉस था उसने सर लैम के साथ में नेगोशिएट कर लिया था। जितने भी हमारे टाउन के शॉप्स थी वो सारी की सारी बंद हो रखी थी। जो भी मर्चेंट्स हमारे यहाँ पे आ रहे थे उन्होंने कंप्लेंट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो कोई भी पैसा नहीं बना पा रहे थे और उनका समय बर्बाद हो रहा था। इसी को लेके स्टेट लॉर्ड थोड़ा सा गुस्से में थे, इसी और शायद इसीलिए उन्होंने नए बॉस को बुलाया है। और हमें दिखाया जा रहा होता है जो टाइनी होता है उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। तभी उनमें से एक गार्ड कहता है, नए स्टेट बॉस का नाम क्या है। हमें दिखाया जा रहा होता है कि उस समय पे हुआ क्या था, जब टाइनी ने सबको बताया था कि स्टेट लॉर्ड जो है वो ड्यूक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तभी एमा कहती है, तुम कह क्या रहे हो। हमारा इनसे अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी पिछली ज़िंदगी में मुझे लगता था सारे नोबेल्टीज़ एक जैसे होते हैं, लेकिन और जब मैंने पिछली बार ये बुक अपने हाथ में ली थी तब मैंने ये बुक और वुल्फ का आधा पैसा स्टेट लॉर्ड को दे दिया था, और लेकिन बदले में मुझे क्या मिला, कुछ एलिगेशंस इन्वेडर के ऊपर ही। लेकिन अब चीज़ें अलग हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे कौन सा आदमी है जिसको मैं भरोसा कर सकता हूँ, और मुझे ये चीज़ पता चल चुकी है कि यहाँ पे नोबेल्टीज़ के ऊपर भी नोबेल्टीज़ हैं। और हमें दिखाया जा रहा था वो यही सब चीज़ें सोच रहा होता है, और कहता है कि इस बुक की मदद से, इस अकाउंट बुक की मदद से स्टेट लॉर्ड ख़त्म हो जाएंगे। तभी हमारा एमसी एमा से कहता है कि एमा, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ जो भी कुछ हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। तभी एमा कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है। तभी टैनी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ज़रूरी चीज़ ये है कि जो भी इन्वेडर्स हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वुल्फ अब नहीं रहा और तुम सब लोग आज़ाद हो। सब लोग कहते हैं, क्या हम लोग सच में आज़ाद हैं, हम सच में आज़ाद हैं। तभी जो एमसी होता है वुल्फ की बॉडी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये तुम्हारे पास आखिरी चांस है, अपना बदला लेना चाहो तो ले सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। तभी एमा जो है वुल्फ की तरफ देखती है और अपने अंदर गुस्से और कंपन को महसूस करते हुए वुल्फ की तरफ भागते हुए जाती है और कहती है, वुल्फ ये हरामज़ादा, और लात मारती है वुल्फ की बॉडी के ऊपर। कहती है कि मैं एक बेटी थी एक बहुत अच्छे व्यापारी की, लेकिन इसने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसने मेरी पूरी फैमिली तबाह कर दी, और बहुत सारी गाली देते हुए उसे मार रही होती। सब लोग कहने लगते हैं, अब हम वुल्फ को चैन से मरने तो नहीं देंगे, हम अपना बदला लेंगे, अपने दोस्तों का, अपने भाइयों का, सबकी मौत का बदला लेंगे। और वो लोग वुल्फ की बॉडी को लिटरली कूटने लग जाते हैं, तबाह करने लग जाते हैं। तभी हमारा एमसी कहता है कि मेरे अंदर वुल्फ के लिए कोई भी अब दया नहीं रही है। इसके अलावा मुझे पता है कि मुझे इनका कर्ज कैसे निपटाना है और कैसे इन सब चीज़ों को संभालना है, लेकिन उससे पहले एमसी कहता है, तो तुम सब लोग यहाँ वापस आओ और जितना भी पैसा तुम्हें चाहिए वो सारा का सारा तुम लोग ले सकते हो। ये सारा कुछ वुल्फ्स का है, तो तुम सब लोग ये पैसा लो और यहाँ से
चले जाओ। सब लोग देखने लगते हैं, कहते हैं क्या तुम ये सारा पैसा हमें दे रहे हो, तुम सीरियस हो? तभी सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी जो एमा होती है कहती है टाइनी तुम्हारा क्या? तो टाइनी कहता है मैं ठीक हूँ, मेरे को जितना पैसा चाहिए था मैंने ले लिया। तभी एमा कहती है कि तुम समझ नहीं आ रहा, तुम अभी यंग हो, तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि पैसा बहुत ज़रूरी है टाइनी। तो टाइनी कहता है कि मुझे पैसे को लेके चिंता लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और तुम सब लोग ये सारा का सारा पैसा लो और यहाँ से निकल जाओ। सब लोग उस पैसे को देख के थोड़े से बौखला से आते हैं, और उनमें से कहता है कि काश ये सारा कुछ मैं ले पाता। तभी टाइनी उन सब की तरफ चिल्लाते कहता है कि लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर किसी ने भी इस पैसे को लेकर कुछ भी गलत करने की कोशिश करी या मेरे बारे में स्टेट लॉर्ड को कुछ भी बताने की कोशिश करी, इतना कहते कहते वो अपने स्पिरिट को अनलीश कर देता है और सब लोग उस स्पिरिट को देख डर जाते हैं। और टाइनी अपनी बात पूरी करते कहता है कि ये मेरा दोस्त तुम लोगों को ढूंढेगा, तुम लोगों को परेशान करेगा और तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके खा जाएगा। तभी टाइनी जो है एमा के पास आता है, कहता है कि एमा अगर तुम फिलिस शहर को छोड़ने के बारे में सोच रही है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा डायन, और कोशिश करना तुम सब लोग एक ग्रुप में रहना, और तुम जो भी मर्सनरीज को हायर करोगे उन वो एक अच्छे खासे रेपुटेड गिल्ड्स के होने चाहिए। तभी एमा कहती है तुम्हारा क्या, तुम हमारे साथ नहीं चल रहे? तभी टाइनी कहता है मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम है। तभी एमा उसके लिए परेशान होते कहती है टाइनी टाइनी कहता है कि और अगर तुम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो अपना ध्यान रखना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को ढूंढ लेना, ओके। और बहुत प्यारी सी स्माइल बनाता है और कहता है एमा थैंक्स फॉर एवरीथिंग। और इसी के साथ वो सारे के सारे वहाँ से सारा पैसा लेके लाइट डिस्ट्रिक्ट को फिलिस शहर की छोड़ देते हैं और वो हमेशा के लिए हो जाती है बंद। तभी हमें सीन जो है मेन स्टोरी पे शिफ्ट होता है, और जैसे एक गार्ड कह रहा होता है कि उस नए बॉस का नाम क्या है। तभी टाइनी सामने आते हुए कहता है टाइनी। तभी वो दोनों बॉस कहते हैं एक बच्चा, ये क्या है, ये यहाँ क्या कर रहा है? तभी एक जो गार्ड होता है कहता है कि देखो मेरे छोटे से दोस्त, ये जगह जो है वो लॉर्ड की है, तो यहाँ पे आसपास घूमना बिल्कुल मना है। और तभी दूसरा कहता है लेकिन एक सेकंड रुको, तुम्हें कैसे पता कि नए बॉस का नाम क्या है? तभी टाइनी अपनी स्पिरिट को अनलिश करते हुए कहता है कि क्योंकि मैं ही हूँ नया बॉस। और वो दो के दोनों उसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी टाइनी अंदर की तरफ जाता है और हमें दिखाया जाता है टाइनी का मुंह बना हुआ होता है। टाइनी कहता है ओहोल, जब मैं एक बच्चे की बॉडी में हूँ, मुझे इन लोगों से बार बार निपटना पड़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि टाइनी के आगे एक आदमी खड़ा हुआ था। वो कहता है कि मैंने लैम से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन तुम काफ़ी यंग हो, और ये होते हैं ग्रैंड मास्टर ऑफ फिलिस, ग्रैंड मास्टर होते हैं ये फिलिस शहर के। इनका नाम होता है कहरान। तो कहरान को देख के हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारे अंदर थोड़े से भी मैनर्स नहीं है, तुम्हारा गेस्ट आया है, तुम्हें एटलीस्ट उसे चाय पानी के लिए पूछना चाहिए। ये सुनते ही भाई साहब कहरान का जो है ना मत्था पिन गया था। कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम्हें पता भी तुम कहाँ पे खड़े हो? एमसी भी सुन के कहरान को चिढ़ाते हुए कहता है कि अगर मैं भी तुमसे ये चीज़ कहूँ तो तुम क्या समझते हो, खुद को सुपीरियर समझते हो स्टेट लॉर्ड से? तभी जो कहरान होता है वो कहता है कि क्या क्या? और तभी एमसी कहता है मैं हूँ गेस्ट स्टेट लॉर्ड का, तो ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो, और अगर तुमने मेरे ऊपर स्वॉर्ड रखी और अगर स्टेट लॉर्ड गुस्सा होगा तुम्हें पता ना क्या होगा। तभी जो कारण होता कहता है कि जैसा कि मुझे एक उम्मीद थी एक बज़ात आदमी से जो एक कचरे की जगह से आया है, उसकी जुबान गंदी तो होगी। एमसी कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये गंदगी मेरे अंदर से आ रही है, ये तुम्हारे अंदर से भी तो आ सकती है। और भाई ये सुनते के साथ ही जो कारण होता है उसका भैया पारा एकदम हाई हो चुका, वो तलवार निकाल के एकदम अटैक करने वाला। तभी जो बटलर खड़ा होता कहता है कि सर 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 स्टेट लॉर्ड वेट कर रहे हैं। और हमें दिखाया था एमसी भी अपनी गहरी सांस लेता है और कहता है कि चलो अंदर चलते हैं। जो कारण होता कहता है बिल्कुल, और कारण से हमारा एमसी कहता है एक्सक्यूज मी थोड़ा साइड होना। और भाई लिटरली उसने ना कारण किसे कहता है ना
जैसे हम लोग अपने दोस्तों में, दो दोस्तों के बीच में तीसरा की ले लेते हैं, वैसे वाला सिनेरियो चल रहा है साथ में। तभी जो कारण होता है कहता है कि तुम एक चीज़ ध्यान रखना कि अपनी ज़ुबान को थोड़ा सोच समझ के चलाना, क्योंकि जो लॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त आदमी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन है। तो हमारा एमसी भी उसे मॉक करते कहता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कारण अपने मन में सोच रहा था अगर मुझे परमिशन मिली तो मैं उसे तुरंत मार दूंगा। और वो लोग जैसे अंदर की तरफ जा रहे होते कारण आवाज़ मारता है कि सर, जो बैक एली से लोग आ चुके हैं। और हमें दिखाया जाता है हमारा स्टेट लॉर्ड जो कह रहा होता है कि अंदर आ जाओ। तभी अंदर आते हुए एमसी कहता है कि तो मुझे माफ़ करिएगा। इस चीज़ देखते साथ ही एमसी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, कहता है ये चीज़ स्टेट लॉर्ड है। मांग ये मेरा सौभाग्य था कि मैं फिलिप्स के रूलर से मिल पाया। उनका रूलर कह रहा होता है तो ये सारे एथिकेट्स आपने कहाँ से सीखे। हमारा जो टाइनी है तो रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैंने ये आपसे मिलने से पहले काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। हमारा जो रूलर होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है ओह, तो तुम एक काफ़ी अच्छे नाइट की तरह बनने की कोशिश कर रहे हो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और इस बंदे का नाम होता है बैरॉन। बैर हमारा जो टाइनी होता है बैरन को देख के कह रहा होता है मैं इन सब चीज़ों को बहुत पहले से जानता हूँ, क्योंकि जब मैं पिछली बार स्टेट लॉर्ड से मिला था वो ऐसा नहीं था। वो नशे का आदी था, लेकिन ये तो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। मुझे लगता है कि मेरी पिछली लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ था। एनीवे, अब अगर मैंने इसको ये अकाउंट्स की बुक दे दी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, और यही अकाउंट्स की बुक ही इसका अंत का कारण बनेगी। और अब की बार मैं अपना प्रॉपर रिवेंज लूँगा। हमें दिखाया जाए बैरन जो कह रहा होता है कि मुझे सुनने में मिला कि तुम सर कारान से काफ़ी बुरी तरह बर्ताव करा। तो हमारा एमसी रिप्लाई करते हुए कहता है कि सर, आपको क्या लगता है कि एक नौकर और एक मास्टर के बीच में एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। तभी वो कहता है कि मैं भी आपका एक सर्वेंट बनना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे। हमें दिखाया कारण काफ़ी गुस्से में आता, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत क्या, तुम ये क्या कह रहे हो। तभी जो बैरन होता है वो कहता है कि तो ग्रैंड मास्टर की एकदम कंपटीटर बनना चाहते हो तुम। बहुत छोटी सी उम्र में तुम्हारे बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, लेकिन क्या तुम सच में छोटे हो, या कहीं तुम हाफ ब्लड या हाफ ब्लड नहीं हो, डॉर्फ या एल्फ्स के। यही सारे सिनेरियो पे बातें चल रही होती हैं। तो वो कहता है हमारा टाइनी सर ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ 13 साल का हूँ। सो दोनों शौक होते हैं क्या 13 साल, ये मेरी आंखों के सामने अगर ना होता तो मैं मानता भी ना। लेकिन और वो खड़ा होता है टाइनी के पास आते हुए कह रहा होता है तो तुम मेरे सर्वेंट बनना चाहते हो, लेकिन तुमने मेरे से ही चोरी करी। और वो काफ़ी गुस्से में आ चुका होता है और कहता है कि अब तुम इस चोरी को कैसे एक्सप्लेन करोगे बच्चे। हमारा जो टाइनी होता है काफ़ी दिमाग शांत करते हुए कहता है कि सर, मैंने ये आपकी भलाई के लिए ही करा है। बैरन कहता है मेरी भलाई के लिए कैसे। मुझे तो लगा तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता ये दुनिया कैसे काम करती है। तभी कारण बीच में आते हुए कहता है सर, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं इसका गला भी कभी काट देता हूँ। वो दोनों एक दूसरे तरफ देखे रहते, तभी हमारा जो एमसी होता है वो बीच में बोलते हुए कहता है आपको पता है ड्यूक वैलेंटाइन ने शुरू कर दिया है नशे और वैश्यावृत्ति को इस संसार से ख़त्म करने का काम। कारण शॉक हो जाता है और हमें दिखाया जा रहा होता है, वो हमारा टाइनी आगे बोलता है कि आपको पता ही है कुछ समय पहले ही लेडी वैलेंटाइन ने हमारी जगह को विज़िट करा था, और उन्हीं के किसी आदमी से मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिली है। तो मैं आपके लिए सारी चीज़ों को साफ कर रहा था। अपने मन में कह रहा होता है कि ये सारा का सारा कुछ सच है, अगर आप जाके चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। तभी बैरन कहता है कि हाँ, मैंने भी इस बारे में सुना था, और उसकी एज सेरेमनी थी और वो हमारे यहाँ पे आ रही थी। मुझे लगता है कि वो भी अपनी बेटी के एज सेरेमनी के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है। तभी जो कारण होता है बीच में बोलते हुए कहता है सर, आपको नहीं लगता ये बच्चा फालतू की सिर्फ अफवाहें फैला रहा है। वैलेंटाइन का पूरा खानदान यहाँ पे आने वाला है, ऐसा कुछ मैंने नहीं सुना। तभी जो हमारा बैरन होता है वो गुस्से की तरफ से कारण को देखते हुए कहता है कि कारण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है बीच में बोलने की। तभी कारण झुकते कहता है माफ़ करना मालिक। और हमारा जो बैरन होता है आगे बोलता है कि बहुत अच्छे, अगर तुम ये सच कह रहे हो तो मेरे पास अपने खुद के मेथड्स हैं इसको देखने के लिए। बाकी तुमने बात काफ़ी अच्छा काम किया। तभी हमारा टाइनी भी झुक के कहता है थैंक यू सर। बैरन जाके अपनी सीट पर बैठ जाता है और पीछे से कहता है कि
तो ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है जो तुमने मेरे लिए करी है, लेकिन हाँ, मेरे मन में एक चीज़ और है। मैंने सुना है कि तुम कंट्रोल करते हो स्पिरिट, वो भी एक वुल्फ की। और ये सच नहीं है कि तुमने वो मेरे नौकर वुल्फ से चुराई है? तो हमारा एमसी लिटरली मन में सोच रहा था, इसको कैसे पता इस बारे में। तभी वो लिटरली लूनर वुल्फ को हमारे जो है अनलीश कर देता है और उसका दिल बहुत तेज से धड़क रहा होता है। तभी कहता है, इसके आसपास तो काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी है, कहीं ये कोई डार्क मैजिशियन तो नहीं? तभी हमें हमारे मन में सोचते हुए कहता है कि ये लिटरली इतनी आसानी से डार्क मैजिशियन सारे के सारे काम को नहीं करते थे किसी के भी। इसने काफ़ी सारे लोगों को सेक्रीफाइस दिया होगा। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो दोनों शुरू में क्या कह रहे थे कि कुछ लोग बॉडीज़ को ख़रीद लेते हैं और माना यूज़र के अच्छे पैसे मिलेंगे, तो उन सब लोगों से जो वुल्फ की गैंग थी, उनसे ये आदमी लाशें खरीदता था। ओके, अच्छा, इससे ज़्यादा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे खुद को शांत करते हुए अपना आगे का प्लान सोचना चाहिए। और अगर ये डार्क मैजिशियन इसको पीछे सपोर्ट कर रहा है, तो वुल्फ को ये चीज़ मुझे एटलीस्ट बता देनी चाहिए थी, उससे पहले क्यों मर गया वो हरामज़ादा। हमारा बैरन क्या आगे बोल रहा होता है कि तो तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? तभी जो है हमारा टाइनी वो कहता है कि सर मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। तभी बैरन कहता है कारान, और कारान लिटरली अपनी तलवार निकालते कहता है यस सर, और भाई साहब उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी हमारा जो टाइनी होता है सोच रहा होता है कि मैं अपने करंट पावर लेवल के हिसाब से इन दोनों से अकेले नहीं लड़ सकता। लूनर वुल्फ और लिटरली लूनर वुल्फ को अनलीश कर देता है और हमें दिखाया जाता है, जो बैरन होता है कह रहा होता है तो तुम सच में एक फॉरेस्ट की स्पिरिट को काबू में करना जानते हो, लेकिन ये कितना यूजलेस है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी हेल्प के लिए थी, अब तुम मेरा नया टेस्ट सब्जेक्ट बनोगे। तभी हमारा एमसी मैंने सोच रहा था टेस्ट सब्जेक्ट, तो ये मुझे वुल्फ की जगह पे रखने को तैयार हो चुका है। और तभी जो हमारा बैरन पीछे से कहता है कारण ये कितना ताकतवर है। कारण रिप्लाई देते हुए कहता है सर ये बहुत जल्द ही लेवल 2 पे पहुंच जाएगा। बैरन कहता है बहुत अच्छे, तो ये एक इतनी सी एज में एक नाइट के लेवल तक पहुंच चुका है। कारण अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है सर ये कोई जीनियस है, क्योंकि जिस हिसाब से इसने अपनी ट्रेनिंग करी है, इसके माना मैनिपुलेशन, इसका लिटरली 1% भी माना लीक नहीं हो रहा, कोई भी स्ट्रिंग इधर उधर लीक नहीं हो रही है। इसका माना सर्कल भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। तभी जो हमारा एमसी होता है कहता है कि मैंने सारी सारी चीज़ें अपनी फैमिली से सीखी हैं, उनकी एक सीक्रेट लेगेसी है। तो बैरन कहता है बच्चे मुझे सच सच आंसर दो। और तभी हमारा एमसी मन में सोच रहा था अगर मैंने इन्हें बता दिया कि मैंने सारी सारी चीज़ें खुद से बनाई है तो क्या ये यकीन मानेंगे? नहीं। तो हमारा एमसी जो है आगे कहता है कि सर लिटरली यकीन मानिए मेरा कि मैंने ये सारी सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से सीखी हैं फिलिप शहर पे आने से पहले, और ये टेक्निक मैं काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और इसी वजह से मेरी जो स्ट्रेंथ है बहुत जल्दी ही बढ़ रही है। और ये स्पेशल मेथड है। आरन उसे घूर रहा होता है और उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है। हमारा एमसी मन में कह रहा होता है कि तुम्हें गुड लक है, क्योंकि ये सच है झूठ इसे पता लगाने में तुम्हारी पुश्तें निकल जाएंगी, क्योंकि तुम हर एक जगह से लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हो अपने एरिया में, और तुम्हारे पास मेरा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, तो मुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और तभी हमारा जो एमसी होता है वो कहता है कि इनफैक्ट सर मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, ये आपके लिए प्रूफ नहीं है? बैरन सोच रहा होता है, कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे वर्ड्स को सच्चाई मान लेता हूँ। हमारा एमसी कहता है हैं ये इतना ईजी था? बैरन कहता है आगे लेकिन हाँ, उसे तुम्हारी डिटेल्स चाहिए होंगी। हमारा एमसी मन में सोचता है उसे, और बैरन कहता है तुम्हें यहाँ कुछ समय के लिए रुकना होगा। तभी हमारा एमसी कहता है तो आपका क्या मतलब सर? मैं तभी बैरन कहता है हाँ तुम, और तुम इस वुल्फ को जो मारा है साउथ के, उसका ब्लेम मुझे किसी और पे देना होगा। तभी हमारा एमसी सोच रहा था ब्लेम किसी और पे? ये कितना डीप ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ये उस ऑर्गेनाइजेशन की बात तो नहीं कर रहा जो सारे के सारे डार्क मैजिशियंस होते हैं? ये डेंजरस हो सकता है मेरे लिए। तभी बैरन क्या पीछे से कहता है तुम फिर से आंसर नहीं दे रहे हो मेरे को, क्या तुम मेरे नौकर बनना चाहते हो या नहीं? और ये कोई बुरा ऑफर तो नहीं है ना? तभी हमारा एमसी सर झुकाते कहता है सर जो आपकी आज्ञा है मैं उसका पालन करूंगा। और
जो आपके गेस्ट आने वाले हैं मैं उनका वेट करूँगा। बैरन कहता है हाँ हाँ ये बहुत अच्छा है, और अपने मैनर्स को और अच्छे से तुम प्रैक्टिस कर लो। हमारा एमसी कहता है मुझे अब अपना एक और कार्ड खेलना होगा, और अपने मन में सोच रहा होता है कि ड्यूक वैलेंटाइन के लोगों को 3 दिन लग जाएंगे इस चीज़ को समझने के लिए कि ये अकाउंट्स की बुक असली है कि नकली, और उन्हें कम से कम 3 दिन लगेंगे अपनी सारी की सारी सेना को इकट्ठा करने के लिए, और 10 दिन फिलिस शहर पहुंचने के लिए। तो लमसम इसमें 15 दिन लग जाएंगे, और मुझे ये जानना होगा कि जो उनका गेस्ट आने वाला है वो 15 दिन में आने वाला है या उसके बाद। उस मुझे यही सारी चीज़ों के साथ अपना प्लान करना होगा। तभी हमारा एमसी कहता है सर हाँ मैं कुछ पूछ सकता हूँ, ये गेस्ट कब तक आने वाले हैं? बैरन उसकी तरफ शक की नज़र से देखता कहता है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो? और हमारा टाइनी कहता है कि सर एक्चुअली मुझे उसी हिसाब से अपने लेसन्स लेने होंगे मैनर्स के। तो बैरन कहता है अच्छा अच्छा ये बात है तो ठीक है, तो वो 1 वीक के अंदर आ जाएंगे, मुझे निराश मत करना। हमारा एमसी मुंह बनाते हुए कहता है हद्द तेरी की, और मुझे ये चीज़ें प्लान करने के लिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, मुझे ये सोचना ही होगा। 2 मेजर ऑप्शंस मेरे सामने आते हैं कि मैं भी यहाँ से भाग जाऊँ। सारे लोग तो वैसे भी भाग ही चुके हैं तो मेरे से ज़्यादा ही कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ से भाग गया तो ये मेरा एक वांटेड पोस्टर निकाल देंगे, सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल के। इस तरह मैं ड्यूक वैलेंटाइन से नहीं मिल पाऊँगा। तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो मेरे लिए फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दें। और वही सब चीज़ें प्रैक्टिस करते करते सोच रहा होता है, और कह रहा होता है कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और मैं अभी भी थोड़ा सा कमज़ोर हूँ 2 लोगों को एक साथ संभालने के लिए। तो मुझे अपने सेकंड ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए। सेकंड ऑप्शन की गेस्ट जो आ रहा है वो 1 वीक के अंदर आ रहा है, और अगर यहाँ पर कुछ बड़ा हो जाए, कुछ इतना ज़्यादा बड़ा कि सब लोग जगह सिर्फ अफरा तफरी मच जाए, तो शायद उस गेस्ट का आना पोस्टपोन्ड हो सकता है। वो ये सारी चीज़ें प्लान कर रहा होता है कि मुझे इस प्लान को सक्सेस करने के लिए एटलीस्ट इतना ताकतवर होना होगा कि मैं ग्रैंड मास्टर और लॉर्ड को एक साथ लड़ा हरा सकता। क्या था हमारा एमसी लिटरली प्रैक्टिस करते करते थक गया होता है, और कहता है ये समय हो चुका है कुछ खाने का। भाई भूख तो मुझे भी लग रही है, रात के 1:02 हो रहे हैं। ये वीडियो बनाते बनाते सोच लो आपके लिए मैं कैसे कैसे वीडियोस बनाता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ जो खाना देने वाला हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है देख के कि हमारे एमसी ने लिटरली काफ़ी ज़्यादा खा लिया होता है। हमारा सब लोग कह रहे होते हैं ये मतलब छोटी सी बॉडी में इतना सब कुछ कैसे खा सकता है, कहीं ये डॉल्फ का ब्लड लाइन तो नहीं है? क्योंकि हमने सुना है कि जो डॉल्फ्स होते हैं वो एक ऑर्क के जितना खा सकते हैं। हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि मेरा माना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बनेगा अगर मैं ज़्यादा ज़्यादा खाऊंगा तो। और मैं इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मैंने जितना ज़्यादा खाऊंगा मैं उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता जाऊंगा, और लिटरली वो लगा होता है दबाने में धीरे धीरे। तभी वो कहता है कि इतना खाने के बाद अब मुझे किसी भी स्पेशल मेडिसिन या हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि एक बंदा जो उसके पीछे से कह रहा था ए ये तो तुम हो ना। हमारा एमजी पीछे मुड़ के देखता है, कहता है कि कौन है? और हमें दिखाया जा रहा होता है कि एक बंदा कह रहा था तुम तो वही बेघर बच्चे हो ना जिसने अभी तक मैनर्स नहीं सीखा, अभी कुत्ते कहीं के। हमारा एमसी कहता है हाँ हाँ मैं वही हूँ। तो बच्चे तुम अपने से बड़ों के लिए थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड नहीं दिखा सकते, थोड़ी रिस्पेक्ट नहीं दिखा सकते? तो हमारा एमसी कहता है रिस्पेक्ट की बात देखो कौन कर रहा है, जो एक बच्चे से लड़ाई मोल लेने आया हुआ है। वो आदमी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तभी हमारा एमसी कहता है मैं तुम पे हंसूं या तुम्हारे लिए परेशान हो कि तुम मेरे से लड़ाई पिक करने आए हो एक बच्चे से? तो अपना माइंड बना लो कि तुम्हें मुझसे लड़ना है या सिर्फ और सिर्फ बातें करनी है। वो लिटरली गुस्से में आता कहता है तुम बेघर आदमी, मैं तुम्हें बताता हूँ, और लिटरली बहुत तेज से मुक्का मारता है और उसकी टेबल टूट जाती है। पीछे से एक आदमी देख रहा होता है, कहता है अरे रिलैक्स ये सिर्फ एक बच्चा है। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि कारण ने उस आदमी को बोलने से मना कर दिया होता है, और हमारा एमसी कह रहा होता है तो कारण पीछे से कहता है जाओ। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो आदमी शौक होता है क्या? तभी हमारा एमसी कहता है तो तुम मुझे टेस्ट करना चाहते हो मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तो चलो हो जाए। और आदमी कहता है मैं इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे बहुत मौक कर लिया। तभी हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि अब तुम देखो ग्रैंड मास्टर मैं क्या करता हूँ, और इस स्टेट लॉर्ड इन सब चीज़ों के पीछे है ना, मुझे उसको भी दिखाना ही होगा कि मेरे से ज़्यादा फालतू में पंगे ना ले।
हमें दिखाया जा रहा है, सीन शिफ्ट होता है तो हमें दिखाया जा रहा होता है कि एक जगह पे वो लोग काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो चुके होते हैं और इनका स्पारिंग मैच देखने के लिए तो आदमी लड़ने आया होता है, कहता है कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें तुम्हारी सही जगह दिखाता हूँ। हमारा एमजी कहता है बिना वेपन के तुम्हें रिग्रेट तो नहीं होगा ना? वो कहता है रिग्रेट तुम अपनी तलवार चुन लो और जल्दी करना। तभी हमारा एमसी कहता है कि ओके जैसा तुम कहो, चलो शुरू करते हैं। और लिटरली उसके पैर पे एक बेहतरीन सी लात मारता है माना वाली। वो आदमी लिटरली दर्द से पूरी तरह करहा गया होता है। वो भी अपने हाथ में मुक्का बनाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। हमारा एमसी नीचे बैठ कर डॉज करता है और अपने टांगों में माना इकट्ठा करते हुए उसकी दूसरी टांग पे मारता है। और वो आदमी भाई लिटरली ऐसा लग रहा है कि उसकी बस अब समझ जाओ देख के क्या उसकी हालत है। तो वो अपने मन में कह रहा था क्या इसका तो लेवल 1 होना चाहिए था, लेकिन इसका लेवल, मैं इससे तो नहीं हार सकता। तभी हमारा हमसे क्या मन में सोच रहा था ये बहुत ज़्यादा साइलेंट है। और वो आदमी बहुत गुस्से में दोनों हाथ में अपनी माना इकट्ठा करते कहता है तुम हरामजादे कहीं के, और उसके हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। हमारा एमसी स्लाइड करते उसके टांगों के दोनों बीच से निकल जाता है और पीछे आते हुए और लिटरली एक आर्क सा बना के उसके गर्दन के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करना है, परेशान मत हो, मैं तुम्हें जान जान से नहीं मारूंगा। और हमें दिखाया अब आदमी की चिल्लाने की आवाज़, और भाई लिटरली हमें दिखाया वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था अगले सीन में ही। और हमारा एमसी कहता है क्या यहाँ के सारे नाइट्स ऐसे ही हैं, किसी काम के नहीं है? सब लोग देख के शॉक हो जाते हैं, कह रहे हैं क्या सर ग्रांट जो है वो हार चुके हैं एक छोटे से बच्चे से? और हमारा लिटरली जो टाइनी होता है वो कारण को घूर के देख रहा होता है। कारण अपनी मुंडी पीछे करते चला जाता है। हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है तो अब मैंने एटलीस्ट एक नाइट को हरा दिया इंसान लोगों के आगे, और वो भी बिना लूनर वुल्फ की मदद से। एटलीस्ट अब ये लोग मेरे को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे और फ्यूडरल लॉर्ड भी मेरे से काफ़ी ज़्यादा दूर रहेंगे। अच्छा अच्छा, अब मैं इसको सक्सेस मान सकता हूँ ना प्रोबेबली। तभी हमें दिखाया था भाई उसको चक्कर से आ रहा था, वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है। वो अपने आप को संभालते हुए कहता है कि जैसा जैसा कि मैंने सोचा था, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया, लेकिन उसने अपना गार्ड डाउन कर दिया था, वरना मुझे थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। लेकिन अगर मेरी पिछली ज़िंदगी होती तो मुझे इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना होती। और वो किक मारते हुए ऊपर तरफ खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि पिछली ज़िंदगी में मेरे लिए डिसएडवांटेज थी कि मेरी फिज़िक्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे ग्रो करती थी और मेरी रिकवरी काफ़ी ज़्यादा स्लो थी। लेकिन मेरी करंट इस लाइफ में मुझे जिस चीज़ के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछली ज़िंदगी में जो मेरे लिए डिसएडवांटेज थी मैंने उसे यहाँ पे पूरा कर लिया है। और मैं कितनी भी अब हार्ड ट्रेनिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ये पता है कि पिछली ज़िंदगी में मैं कैसे स्ट्रांग हुआ था। शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था बैरन को एक आलीशान से कासल में बैठा होता है और वहाँ पे ढेर सारी चीज़ें आ रही होती हैं। हमें दिखाया था हमारा टाइनी भी वहाँ पे आ जाता है। वो दोनों बात शुरू करते हैं। बैरन कहता है तो अभी के जो तुमने वो सिचुएशन बोली थी वो बिल्कुल सच हो गई है, और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया है। तो हमारा टाइनी भी ड्रामे करते हुए घुटनों को बल झुक जाता है, कहता है सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझ पर बिलीव करा और अपने आप भी एक बार चेक करा। तभी वो उससे कहता है टाइनी ऊपर बैठो, तो मुझे तुमसे बात करनी है। और उसके सामने एक बहुत बेहतरीन सा कुछ खाने के लिए रख देते हैं और हमारा बैरन उसके बारे में बताता है कि ये स्टेक है जो व्हील से बना हुआ है और मैंने बहुत सारी अलग अलग डिशेज़ भी तुम्हारे लिए बनवाई हैं। हमारा टाइनी कहता है कि सर आपने कुछ ज़्यादा ही कर दिया ब्रेकफास्ट के लिए। हमारा बैरन कहता है कि नहीं, मैंने सुना कि तुम्हारी ये जो खतरनाक ताकत है ये तुम्हारे खाने से ही आती है। तो हमारा टाइनी कहता है कि सर आप मुझे लगता है कि कल वाली बात की बात कर रहे हैं। वो एक्चुअली उस गार्ड ने अपना गार्ड डाउन कर दिया था। तो हमारा बैरन कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा विनम्र हो अपने साथ के लोगों के लिए, तो मैं तुम्हें से और काफ़ी अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करता हूँ। वो दोनों अपनी बातें कर रहे होते हैं, तभी तुम एकदम उनके जैसे हो, जैसे कि एक जीनियस बंदा था जो बिना किसी टीचर के बिना किसी मेंटोर के था। तभी हमारा टाइनी वो बात को पूरी करते हुए कहता है मुझे इस बारे में पता है, वो मैजिस्ट्री थे जिन जो एक काफ़ी ताकतवर नाइट बने, वो भी बिना किसी टीचर के। हमारा वैरन शॉक होते हुए कहता है। तभी हमारा टाइनी आगे बोलता है कि
और वो तभी आउटशाइन कर पाए जब उनके पास एक ग्रेट मास्टर था। बैरन कहता है वाओ तुमने हिस्ट्री सीख ली है और तुम्हारे टेबल्स के मैनर भी काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। टाइनी जैसा मैंने एक कॉमनर से एक्सपेक्ट नहीं करा था। टाइनी कहता है कि अपने मन में कि ये सब कुछ तो मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में ही सीख लिया था। तो हमारा बैरन आगे बोलते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम वहाँ से आए हो। हमारा टाइनी कहता है वहाँ से। तभी हमारा बैरन कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड करोगे मेरे क्रू में। तभी हमारा एमसी कहता है माफ़ी चाहूँगा, और अपने मन में सोच रहा होता है कि किस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा है, क्या ये सारी डिटेल्स एक्सप्लेन करेगा। आगे बोलते हुए कहता है कि मैंने उनसे आज ही कांटेक्ट करा है और वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है तुमसे मिलने के लिए। हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे किसी चीज़ से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे याद है ये बंदा नशे का आदी था और मुझे लगता है कि ये अभी तक इतना सही है क्योंकि इसके माना सर्कल की वजह से। और मुझे याद नहीं कब इसके जो माना सर्कल है वो डीमन ने वापस ले लिया हो। ऐसा हो सकता है कि पिछली ज़िंदगी में मेरी जब वॉर स्टार्ट हुई हो तब इसका जो माना सर्कल है वो वापस ले लिया गया हो। हमारा जो बैरन होता है वो कहता है कि तो वो तुमसे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हमारा बैरन आगे बोलता है कि वो बहुत इनक्रेडिबल पर्सन है, तुम उनके बारे में सोच भी नहीं सकते, वो तुम्हें काफ़ी अच्छी पोस्ट देंगे। हमारा एमसी कहता है कि थैंक यू, आपने मुझे इतनी प्रीशियस अपॉर्चुनिटी दी और मेरे बारे में इतना सोचा। हमारा एमसी मन में सोच ही रहा होता है और सीन शिफ्ट होता है में दिखाया वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि मैं सिर्फ अभी एक ही चीज़ के लेके परेशान हूँ, कहीं वो बंदा ऑर्गेनाइजेशन से तो नहीं है। लेकिन अगर मैं कितना भी इसके बारे में सोचूं मुझे इसके बारे में कोई आंसर नहीं मिलेगा और मुझे इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा क्योंकि स्टेट लॉर्ड सेकंड लेवल के मैजिशियन हैं और कारान एक सेकंड लेवल का फाइटर है और कारान उनसे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग लगता है मेरे को, लेकिन मैजिशियन अपने माना से उनको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट दे सकते हैं। उन दोनों से एक साथ लड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में होता तो मैं आराम से यहाँ इन दोनों से निपट लेता, लेकिन अभी मुझे धीरे धीरे करके क्लाइम करना पड़ेगा। मेरे पास समय बहुत कम है और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि 6 दिन बहुत है मेरे लिए, और हमें दिखाया था 3 दिन बीत चुके होते हैं। और वो कह रहा होता है कि वाह मेरे अंदर धीरे धीरे बदलाव आ चुका है, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, मेरे रिफ्लेक्सेस काफ़ी ज़्यादा सही हो चुके हैं, मेरा वेट और स्ट्रेंथ दोनों का दोनों काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस हो चुका है, मेरी मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। और अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपने बेसिक्स को मजबूत करके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। पिछली ज़िंदगी में मैं सिर्फ और सिर्फ यही सोचता रहा था कि कैसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा और स्ट्रांग होना है, लेकिन मुझे अब ये काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि सिर्फ बड़ा और स्ट्रांग होना ही काफ़ी नहीं है। तुम्हारी फिजिकल बॉडी टूट सकती है, तुम्हारी माना बॉडी भी टूट सकती है, लेकिन अगर दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए और एक बैलेंस बना दिया जाए तो वो ये सब कुछ सोच रहा होता है और कहता है कि अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बड़ा बनने की, क्योंकि हर एक बार बड़ा बनना ही अच्छा नहीं होता। पीछे से आवाज़ आ रही होती है कि 2 लोगों ने दिखाए जा रहे होते हैं और वो दोनों देख के हमारे एमसी को काफ़ी डर गए होते हैं। उनमें से एक कहता है ये तो वही है ना जिसने सर ग्रैंड का घुटना हमेशा के लिए तोड़ दिया है, चलो हम बाद में आएंगे अभी प्रैक्टिस करने के लिए। हमारा एमसी कहता है अच्छा ये लोग मुझे अवॉइड कर रहे हैं खुद ही। और वो भाई लिटरली अपने पूरी ध्यान अपनी प्रैक्टिस पे दे रहा होता, खाने पे पीने पे और इन्हीं सब चीज़ों पे। और 3 दिन में उसने बोला कि इन्हीं डर की वजह से इन लोगों ने ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करी। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है एक बंदा जो कह रहा था मुझे एक्सपेक्ट था तुम यहीं पे रहोगे और तुम, मुझे नहीं पता तुम्हारा ग्रैंड मास्टर के साथ में क्या तुम्हारा सीन है, लेकिन मुझे फॉलो करो। स्टेट लॉर्ड ने मुझे ऑर्डर दिया है कि तुम्हें एक ढंग के हथियार दिलाने का। हमारा एमसी उसकी तलवार तरफ देख ही रहा होता है और कहता है वाह अच्छी टाइमिंग है, मन के अंदर बोल रहा होता है। और हमें दिखाया जा रहा होता है एक जगह पे जहाँ पे वो लीडर कह रहा होता है कि तो स्टेट लॉर्ड तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मानने लगे हैं, उनके लिए थोड़ा ग्रेटफुल रहो।
हमारा एमसी आसपास देख रहा होता, कहता है आर्मर्स, मुझे ये सब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहे हैं, लेकिन ये मेरे काम के नहीं हैं। वेपन्स, इसमें से कोई भी मेरे काम का वेपन नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई सा भी मेरे वॉर हैमर के सामने नहीं टिक सकता। और मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोच सकता हूँ। तो वो कहता है कि वाह, तुम्हारी तलवार कितनी अच्छी है। तो क्या ये ग्रैंड मास्टर की जैसी तलवार नहीं है? वो बंदा फ्लेक्स करते हुए कह रहा होता है कि तो तुम्हें क्या लगता है इस तरह के आयरन का काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है? नहीं, ये लग्जीरियस आर्टिफैक्ट है, गीरियस। ये बना हुआ है रॉजर्स की स्वॉर्ड से, और ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, और तुम इसके लायक नहीं हो। इसने काफ़ी ज़्यादा खून देखा, काफ़ी ज़्यादा पसीना देखा है। हमारा एमसी कहता है कि तो तुम इस तरह से देखना चाहते हो, तब तो ये मुझे और भी ज़्यादा सूट करेगी। वो आदमी कहता है क्या? तो हमारा एमसी कहता है कैसा रहेगा कि ये उसके पास में रहे जो काफ़ी तुमसे तो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल है, और ये स्टेट लॉर्ड की सेफ्टी के लिए है ना, तो मैं इसे लेना चाहूँगा। वो आदमी गुस्सा होता कहता है तुम हरामी कहीं के, क्या तुम्हारे मरने की इच्छा है? और वो इतनी तेज चिल्लाया होता है कि बाहर तक आवाज़ आ रही होती है। और वो कह रहा होता है कि तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है, तुम मेरे से कम्पीट करना चाहते हो हैं अभी के अभी, चलो करते हैं। और वो लिटरली हमारा एमसी उसकी तलवार पकड़ के गर्दन रखते हुए कहता है अगर मैं हारा तो मैं अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाता हूँ। में दिखाया जा रहा होता है बाहर काफ़ी ज़्यादा तेज आवाज़ आ रही होती है, और हमारा एमसी चिल्ला रहा होता है सॉरी ग्रैंड मास्टर, मैं अगली बार थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहूँगा। और वहाँ पे एक औरत भी आ गई होती है, सब लोग अंदर तरफ देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी गेट खुलता है और हमारा टाइनी बाहर आता है, और वो लिटरली उसने काफ़ी मार खाई है लग रहा है। उसके हाथ में वही तलवार होती है, और सब लोग बात करने लगते हैं कि क्या सर खारान इस बच्चे को ऐसा बना दिया है। दूसरा वाला उसके कान में बोलने वाला होता है, जो विस्पर कर रहा होता है कि तो चैलेंजिंग है एक छोटी सी एज में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो जाना। और मैंने तो काफ़ी सारे रूमर्स सुने हैं। दूसरा कहता किस तरह के रूमर्स? मैंने यही रूमर्स सुने हैं कि ग्रैंड मास्टर इसको लाइक नहीं करते, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर से ज़्यादा ताकतवर है, और अगला लीडर यही होने वाला है। सब लोग कहते हैं अच्छा ये बात है। तभी वो कहते हैं कि हमें इससे क्या, लेकिन फिर भी एक बच्चे के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बहादुर है। एनीवे हमें इस इन सब चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तभी वो हमारा एमसी उससे तलवार का टेक लेते हुए आगे की तरफ जा रहा होता है। दो तीन औरतें उसे और देखती हैं, कहती हैं कि मास्टर टाइनी आपने खुद को इतना इंजर्ड कैसे कर लिया? टाइनी कहता है कि कुछ नहीं, वो ग्रैंड मास्टर ने मुझे कुछ हथियार चुनने के लिए कहा था, और उसके बाद हमारे बीच में कुछ चीज़ें ठीक नहीं हुई, जो मुझे हथियार लेने के लिए भेजा था जिनके साथ में, और बस ऐसा ही कुछ। तभी वो कहती हैं कि आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, और अगर कोई भी ज़रूरत हो आप मुझे बुलाइएगा। टाइनी कहता है हाँ ठीक है, थैंक यू आप लोगों का। और हमें दिखाया सीन शिफ्ट होता है, वैरन का सीन दिखाया जाता है। वैरन अपने बटलर से पूछ रहा होता है तो सैक्रिफाइस का क्या हुआ? बटलर कहता है सर वो काफ़ी अच्छे से चल जा चुका है, और वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो वैरन होता है वो कहता है कि तो वो कॉफ्स वुल्फ गेम की, सही कहा ना? बटलर कहता है हाँ। हमारा वैरन सोच रहा होता है इस बच्चे ने लिटरली काफ़ी ज़्यादा मैस क्रिएट कर दिया है। वैरन बटलर कहता है तुम यहाँ से जा सकते हो। तो अपने मन में सोच रहा था इस बच्चे ने पता नहीं क्या प्लान कर रहा है, लेकिन इस छोटी चीज़ के लिए मैं उसे माफ़ कर सकता हूँ, और बस उसे एक बार उसकी ब्लड लाइन कन्फर्म हो जाए, मेरा सक्सेस का रास्ता खुल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही दिक्कत है कि अगर ये उस फैमिली से नहीं हुआ तो उस कंडीशन में ये सारे के सारे वुल्फ्स ही नहीं, मैं वुल्फ्स का सुपीरियर, मुझे भी पे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे वो एक्ट करता है, जो उसकी नॉलेज है हिस्ट्री को लेके, मुझे लगता है वो किसी प्रेस्टिजियस फैमिली से होगा। और वो बच्चा लिटरली सिर्फ टैलेंट के दम पे एक नाइट को हराना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर उसने सच में सीक्रेट टेक्निक सीखी होगी तो। लेकिन उसके ये काले बाल और काली आंखें, आह, ठीक है ठीक है ठीक है, ये इतना प्रूफ मेरे लिए काफ़ी है, और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। तभी उसे आवाज़ आ रही होती है विंग विंग की, और वो कह रहा होता है कि उसमें आवाज़ आ रही होती है अलर्ट मैजिक। हमारा जो वैरन होता कहता है क्या ये स्लेव्स हैं, इनकी हिम्मत कैसे हुई?
मैं इन्हीं का सेक्रीफाइस कर दूं क्या? वो यही सब कुछ सोच रहा होता, तभी उसकी आंखों में हमें एक परछाई सी दिखाई जा दे रही होती है, और हमें दिखाया जा रहा था टाइनी, जिसने लिटरली बैरन की छाती चीर दी होती है, और उसकी छाती पे बैठ के कह रहा होता है, अपने गुनाहों के लिए तुम्हारे साथ ये हो रहा है, और इसके तुम हकदार हो। और लिटरली वही तलवार उसकी छाती में डाल दी होती है, और बैरन लिटरली चिल्लाते चिल्लाते वहीं पे मर जाता है। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि उसकी छाती में तलवार घुसी हुई है, और आसपास कोई नहीं है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन का, तो हमें दिखाया जा रहा होता है उसकी एक मेड उसके पास में आई होती है, और वो चिल्ला रही होती है, माय लॉर्ड। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे लैम आ जाता है, और वो कहता है, क्या ये ब्लैक मैजिशियन है? नो, ऐसा नहीं हो सकता, और जल्दी से प्रीस्ट को बुलाया जाए, और इस सारी जगह की एक इन्वेस्टिगेशन की जाए, और ये डायरेक्ट ऑर्डर हैं, और यहाँ पे डिमोनिक एनर्जी हमें दिखाई गई है, हमें ये चर्च को बतानी होगी। और हमें दिखाया जा रहा होता है ग्रैंड जो कह रहा होता है कि ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन को हमें रॉयल पैलेस को बताना ही होगा। और यही बंदा होता है जिसने हमारे एमसी की लड़ाई के बीच में रोकने की कोशिश करी होती है शुरू में। तो आपस में बात करने लग जाते हैं कि इसकी बॉडी की कंडीशन ऐसी क्यों है, मुझे तो लग रहा है ऐसे एक हफ्ते से मरा हुआ है। तभी पीछे से कोई कहता है कि तुम्हें लगता है पता नहीं है, ब्लैक मैजिशियन की बॉडी जैसे ही उसकी मौत होती है तुरंत सड़ना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा कहता है कितना भयानक है ये। तो हमारा जो ग्रैन होता है हम सोच रहा होता है, माय लॉर्ड आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा डिसीजन ही क्यों लिया कि आपने अपने ब्लड लाइन को छोड़ा, एक नोबल होना छोड़ा, और आपने ऐसी कोई कदम चुना, और मरने के बाद हमें ये चीज़ पता चली। ग्रैन कह रहा होता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि हम एक डेड मैन से कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और प्रॉब्लम है, ये स्वॉर्ड कहीं ग्रैंड, मुझे तो कंफर्म है कि ग्रैंड मास्टर की है। तभी सब लोग कहते हैं क्या ग्रैंड मास्टर? ग्लैम कहता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा आदमी कहता है कि हो सकता है कि वो बच्चा इतना टैलेंटेड हो कि हमारे लॉर्ड ने उससे वन ऑन वन मिलने की बात करी हो, और उसे अपॉर्चुनिटी दी हो ग्रैंड मास्टर बनने की, इस वजह से ग्रैंड मास्टर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए हों और ऐसा कदम उठा लिया हो। तो एक बंदा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कितना भी हो जाए वो ऐसा नहीं कर सकते, और इतनी छोटी चीज़ पे वो गुस्सा नहीं हो सकते। मगर अगर वो नहीं, तो ग्रैंड मास्टर हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? ग्रैंड कहता है हम लोग इतनी आसानी से इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी हम लोगों को खुद भी। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है, तो सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे की चीज़ें नोट कर रहे होते हैं। ग्रैंड सोच रहा होता है कि तो उस लेडी ने कहा कि टाइनी को ग्रैंड मास्टर ने काफ़ी मारा है, और अगर ऐसा एक ही चीज़ से मैं इस चीज़ को सॉल्व कर सकता हूँ, एक विटनेस काफ़ी रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए, उस बच्चे को यहाँ लेके आओ। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि ग्रैंड उससे सवाल पूछ रहा होता है, तो क्या हुआ था कल के दिन? टाइनी बताता है कि ये स्टेट लॉर्ड थे, उनको ऑर्डर मिला था मुझे एक आर्मर देने का, लेकिन जब मैं उनके साथ गया था आर्मर देखने के लिए, मुझे थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन ग्रैंड मास्टर ने मुझ पर सडनली अटैक कर दिया, और मेरे को आर्मर भी नहीं मिला। वो ड्रामे कर रहा होता है। तभी ग्रैंड उसको काफ़ी ज़्यादा फोर्स करते हुए पूछता है, तुम स्टोरेज रूम की सारी सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, और वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेस मिले हैं, लेकिन ग्रैंड मास्टर जब से तुम्हारी लड़ाई हुई तब से वहाँ पे नहीं है, किसी और ने उनको नहीं देखा है, वो डिसअपेयर हो चुके हैं जब से वो तुमसे मिले हैं। तो सच सच बताना, क्या तुमने अभी तक ग्रैंड मास्टर को नहीं देखा? और हमारा टाइनी मुंह बनाते हुए वहीं पे बैठा हुआ होता है। अब आगे क्या होने वाला है गाइस स्टोरी में, ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो तब तक के लिए गाइस अपना ध्यान रखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने आप को अपडेट रखने के लिए नए नए मांगा एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल मांगा का सफ़र। थैंक यू।